हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का डीमन डिवार के सेकंड पार्ट में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जब एल्डी की यतीस के ट्राइब में पहुंचता है तो वो सभी को मरा हुआ पाता है और उस छोटी लड़की को भी, जो कि उसे गाइड करके यतीस के हाईलैंड पे लाई होती है और वो भी वहीं पर मरी हुई होती है, जिससे देखकर एल्डी को पूरी तरह गुस्सा हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि वो नोबल लड़की किसी से डर कर भाग रही होती है जिसका नाम एलिजाबेल है और उसके दोनों गार्ड भी उसके साथ साथ भाग रहे होते हैं। एक गार्ड का नाम है चेन और दूसरे का नाम है ईडी। तभी एलिजाबेल गिर जाती है दौड़ते दौड़ते। तभी चेन उसको बोलता है कि यंग मिस आप ठीक तो है। उसकी यंग मिस बोलती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, अभी ये सब का समय नहीं है। वो सभी असिस्टेंट हमें ढूंढ ही लेंगे जल्दी से जल्द। हमें जल्द से जल्द ग्रेव को ढूंढना पड़ेगा। तभी चेन उससे बोलता है कि लेकिन यंग मिस आपको अभी आराम करना चाहिए। उसकी यंग मिस बोलती है कि मैं ब्लू लायन की खानदान की वारिस हूँ, मैं ऐसे ही किसी पर बर्डन नहीं बनना चाहती। वो बोलता है कि यंग मिस, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचती है कि मेरी वजह से बहुत लोग मारे गए उन एसिस्टेंट्स के द्वारा, अब मैं यहाँ पर आराम नहीं कर सकती। और वो बोलती है कि हालांकि हमें 1 महीना गुजर चुका है उस केव को ढूंढते ढूंढते, लेकिन हमें वो केव नहीं मिला। वो आसमान में देखकर अपने फादर को याद करने लगती है। तभी हम देखते हैं इसी किले का सीन जहाँ पर वो अपने रास्ते से गुजर रही होती है। तभी दो आदमी उसको देख के बोलते हैं कि ऐसा सोचा जाए कि लॉयंस हमेशा स्ट्रॉन्ग को वैल्यू देते हैं लेकिन यंग मिस तो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि चुप रहो, तुम्हें शांत रहना चाहिए, अगर ब्लू लॉयन तुम्हें सुन लेंगे तो तुम्हारा खैर नहीं। लेकिन एलिजाबेथ उन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि वो कहीं पर आकर प्रैक्टिस करने लगती है। वो बोलती है कि आखिर मेरे पास कोई टैलेंट क्यों नहीं है, क्या मैं ब्लू लायन के खानदान की लड़की कहलाने के लायक हूँ कि नहीं। हम देखते हैं कि उसको बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें बोल रहे होते हैं ताने के तौर पे और वो उन्हीं सब की बातें याद कर रही होती है। तभी उसके फादर उसके पास आते हैं जिनका नाम हरमन वाइल्ड है, जो कि ब्लू लायन के एक हेड है। वो उसके पास आकर बैठ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना तुम पे इतना हैवी बर्डन डालने के लिए। एलिजाबेथ बोलती है कि नहीं, ये मेरी गलती है कि मैं इतनी कमजोर हूँ। वो उससे बोलते हैं कि मेरी बेटी ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरे नक्शे कदम पर चलकर ब्लू लायन बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कोई ब्लू लायन नहीं हो, तुम मेरे वाइल्ड फैमिली की एक प्राउड मेंबर हो। वो बोलती है लेकिन फादर, और वो बोलता है उससे दिलासा देते हुए कि अभी भी मैं बहुत ही ज्यादा फिट एंड फाइन हूँ, तुम मेरी हार्ड रॉक मसल को भी तो छू कर तो देखो। वो बोलती है कि फादर लेकिन ये तो आपका आर्मर है। वो उससे बोलते हैं कि लेकिन तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर सब कुछ संभाल लेंगे। वो उससे बोलती है कि फादर मैं अपने सपने को हमेशा जारी रखूंगी, जो कि इस कॉन्टिनेंट का बेस्ट स्वॉर्डमैन बनने का है। और उन्हें मुस्कुरा कर देखने लगती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि उसके डैड बिस्तर पर लेटे होते हैं और उनके पास एक डॉक्टर होता है। एलिजाबेथ बोलती है कि आखिर फादर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। वो डॉक्टर बोलता है कि ये एक ऐसा डिजीज है जो कि ब्लॉकेज डिजीज से पूरा सिमिलर है। इनका मानव फ्लो पूरी तरह खराब हो चुका है क्योंकि इन्होंने अपने ऑरा का रेकलेसली यूज किया है। अगर हम लोगों ने जल्द से जल्द कोई रास्ता नहीं निकाला तो इनकी मसल पूरी तरह फट भी सकती है। अगर हम इनकी माना को रिस्टोर कर देते हैं तो इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान ऐसी एबिलिटी के साथ हो क्योंकि इनके पास बहुत ही अमाउंट में माना है और इस समय तुम्हारे पास मैजिक टूल के अलावा कोई और चीज नहीं है जिसपे तुम डिपेंड हो पाओ। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेथ कहीं जाते हुए अपने मन में सोचती है कि मैं अपने फादर को ठीक करके रहूंगी, क्योंकि जो रेगुलर आइटम्स होते हैं वो उनके ट्रीटमेंट में पूरी तरह यूजलेस है। मुझे एक एडवांस मैजिक टूल चाहिए जो कि मुझे एकेडमी या फिर मैजिक टावर से मिल सकता है। लेकिन मैंने उन सब का मैजिक टूल भी यूज किया, लेकिन वो सभी मैजिक टूल उन पे यूजलेस थे और उस दिन मैंने पूरे कॉन्टिनेंट को छान मारा लेकिन मुझे एक भी क्लू नहीं मिला उनके ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेथ उसी गिल्ड में आ जाती है जहाँ से उन्होंने अपना जर्नी चालू किया था। वो किसी से सुनती है कि कोई बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर एक माउंटेन किंग का ग्रेव है जो कि यतीस के हाईलैंड का रूलर हुआ करता था। दूसरा बंदा बोलता है कि अगर ऐसा है तो वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स भी होंगे और यहाँ तक कि वहाँ पर मैजिक टूल्स भी होंगे जो कि एक आम इंसान नहीं खरीद सकता। हम बहुत ही रिच हो सकते हैं अगर हमें उसमें से एक भी मिल गया तो। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि तुम गधे, तुम क्या यतीस का खाना बनना चाहते हो? अपनी लाइफ को वेस्ट मत करो और शांति से ड्रिंक करो। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और उसके दोनों गार्ड उसकी बातें सुन रहे होते हैं। तभी एलिजाबेथ बोलती है कि उस दिन के बाद मैंने उन सब की बातों पर रिसर्च किया और मैंने पाया कि एक ग्रेव सच में एग्जिस्ट करता है और यहाँ तक मैंने ये भी फिगर आउट कर लिया कि आखिर वो कहाँ पर हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें मेरे अंकल के कानों तक पहुंच गई। मेरे अंकल पॉल, जो कि एक अपॉर्चुनिटी खोज रहे थे ब्लू लायन सीट को हथियाने के लिए, उन्होंने उसके सक्सेसर पर बहुत सारे एसेसियंस छोड़ दिए। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अब मैप लेकर अपने मन में सोच रही थी कि आखिर वो आदमी कितना नीचे तक गिर सकता है और उसके बारे में सोचकर गुस्सा कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं। चैन उससे बोलता है कि यंग मिस आपको जल्दी से जल्दी छुप जाना चाहिए। तभी ईडी उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाकर कहीं छिपा लेता है। हम देखते हैं कि चैन के आजू बाजू में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो असेसिन उससे बोलता है कि आखिर हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम हमें यहाँ पर आखिरकार मिल ही गए। और हमें पता जाता है कि ये ब्लू वुल्फ है 6 यूनिट के। वो बोलता है कि लेकिन अभी भी तुम लोग वाइल्ड फैमिली के मेंबर हो तो इसके लिए मैं तुम्हें आराम से मारूंगा। एलिजाबेथ अपने मन में बोलती है कि ये तो वॉल के इलाइट नाइट्स है जो कि उसने सीक्रेटली रेज किया था। वो नाइट उससे बोलता है, चैन से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम्हारी यंग मिस भी जरूर यहीं पर आसपास कहीं होंगी। तभी चैन उससे बोलता है तुम कमीने हानुल, तुम्हें अपने लाइफ को
आइजैक और जाट के लिए चुकाना होगा। और चैन अपने मन में सोच रहा होता है कि यंग मिस आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए और पीछे मुड़कर मत देखिएगा। तभी एलिजाबेथ अपना हाथ छुड़ाकर ईडी से भागने की कोशिश कर रही होती है उसे बचाने के लिए। तभी ईडी बोलता है कि आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तभी एलिजाबेथ बोलती है कि मुझे जाने दो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो चैन मर जाएगा। ईडी उससे बोलता है कि चैन अपने लाइफ को रिस्क में डाल रहा है ताकि हम लोग यहाँ से जल्दी भाग सके। क्या आप उसके लाइफ को ऐसे ही जाने देंगी? एलिजाबेथ बोलती है कि लेकिन नाइट बोलता है कि यंग मिस। तभी वो उसको चौंके हुए देखती है। वो उससे बोलता है कि तुम्हारा लॉयल सर्वेंट ऐसे ही चलता रहा तो वो मारा जाएगा, क्या तुम्हें बाहर नहीं निकल जाना चाहिए? तभी हम देखते हैं चैन को जो कि उसके पैरों के नीचे पड़ा होता है। वो बोलता है कि तुम कमीने कहीं के, यंग मिस तो बहुत पहले से यहाँ से चली गई है। तभी वो नाइट उसके शरीर में तलवार डाल देता है। वो नाइट उससे बोलता है कि ऐसा सोचा जाए कि यंग मिस अपने लॉयल सर्वेंट को ऐसे ही छोड़ दे, ऐसा कोल्ड हार्टेड वो नहीं हो सकती। वो बोलता है कि अब मैं तुम्हारा सिर काटने वाला हूँ। तभी उसकी यंग मिस आ जाती है और बोलती है कि रुक जाओ, तुम्हें मुझसे काम है, उसको जाने दो और मुझे मार डालो। तभी वो नाइट बोलता है कि यंग मिस मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं इसे नहीं कर सकता क्योंकि हमें ऑर्डर दिया गया है कि जो भी इस इवेंट से विटनेस है उन सभी को मार दिया जाए। जिससे सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह चौंक जाती है। वो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो नाइट बोलता है अगर आप लोग भागे नहीं होते तो सभी लोग जिंदा होते और वो अपनी लाइफ अपने फैमिली के साथ हैप्पीली जी रहे होते हैं। जिसके बारे में सोचकर एलिजाबेथ पूरी तरह शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि केवल मेरी वजह से बहुत सारे मासूम लोग मारे गए, बस मेरे जैसे एक कचड़े के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और उससे बोलता है कि चलो इसे अब खत्म करें। तभी किसी की आवाज आती है। वो बोलता है कि क्या ऐसा है क्या? जिससे सुनकर वो नाइट चौंक जाता है और बोलता है कि आखिर वहाँ पर कौन है? हम देखते हैं कि ये हमारा एल्रिक होता है। वो बोलता है कि मैं एक सेटन हूँ जो कि यहाँ से बस गुजर रहा था। सेटन मतलब शैतान होता है। तभी वो नाइट उससे बोलता है क्या सेटन, ये कितना बुलशिट है, क्या ये कोई डीमन वर्शिपर है क्या? और वो उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से आराम से चले गए होते तो तुम अभी जिंदा होते। तभी हम देखते हैं कि एल्रिक उस पर अटैक कर देता है जिससे वो खींचते हुए पीछे की तरफ चला जाता है और वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? और वो उसकी मैजिक देखकर पूरी तरह चौंका होता है। तभी एल्रिक एलिजाबेथ से पूछता है कि क्या तुम सभी ठीक हो? वो बोलते हैं कि हाँ हम लोग ठीक है, लेकिन तुम क्या ठीक हो? हम देखते हैं कि एल्रिक जमीन पर गिरा हुआ पड़ा होता है। वो बोलता है कि बेशक मैं ठीक हूँ। तभी सभी एसेसियंस उसको देखकर सोच रहे होते हैं क्या मैजिशियन ऐसे ही लैंड करते हैं क्या? वो बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि वो बहुत ही एम्बेरस हो गया है। तभी एल्रिक अपने मन में बोलता है कि मैं बहुत ही धांसू एंट्री करने की सोच रहा था, लेकिन ये स्नो इसकी वजह से मेरा पैर फिसल गया। तभी वो एलिजाबेथ उसके बारे में सोचती है ये तो वही बनता है जो कि मिसिंग हो गया था और वो अपने मन में सोचती है कि मैं इसको इसमें फंसने नहीं दे सकती। तभी वो उससे बोलती है कि तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ, इससे तुमको कोई मतलब नहीं है। तभी वो नाइट बोलता है कि यंग मिस, मैंने आपसे पहले ही बोला था जो भी इस इवेंट से रिलेटेड है वो जिंदा नहीं रह सकता। और वो सभी अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है कि इस सेटन को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं कि एल्रिक अपना कस्ट मैजिक यूज करके बहुत सारे लोगों को मार डालता है और हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का हाथ पैर इधर उधर फेंका जाता है और वहाँ पर बस ब्लड दिखता है, जिससे देखकर एलिजाबेथ और ईडी पूरी तरह चौंक गए होते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या है, और वो नाइट भी पूरी तरह चौंका होता है इसकी पावर्स को देखकर और वो अपने बंदों से बोलता है कि आखिर तुम सभी क्या कर रहे हो, जल्दी से इसको मार डालो, इसे अपना मैजिक कास्ट करने का समय मत दो। तभी वो सारे बंदे उस पर अटैक कर देते हैं। तभी एल्रिक बोलता है आखिर तुम्हें किसने परमिशन दिया, और अपना पेनिट्रेट मैजिक यूज करके उन सबको मारने लगता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ी ब्लास्ट होने लगती है। सभी बंदे चिल्लाते हैं मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा ले। हम देखते हैं कि उन सबका शरीर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा होता है और वहाँ से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है, जिसे देखकर वो नाइट पूरी तरह चौंका होता है और वो हकलाते हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो? वो उससे बोलता है क्या तुम ये सब ये जानते हुए कर रहे हो कि हम लोग कौन है? एल्रिक बोलता है मैं इसका कोई चिंता नहीं करता कि तुम लोग कौन हो, तो फिर तुम पहले क्यों नहीं अपना सर झुकाते? वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचती है कि आखिर ये आदमी कौन है जो कि ब्लू वुल्फ को भी ओवर पावर कर रहा है इतना इजीली, और वो बोलती है कि लेकिन अब ये कोई मैटर नहीं करता, ये एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है और मैं इसके क्लोजर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती। तभी हम उस नाइट को देखते हैं जो कि एल्रिक पर अपने स्वord से अटैक करने के लिए आ रहा होता है और उससे बोलता है कि हालांकि मैं अब तुम्हें मार ही डालूंगा। एल्रिक अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो बहुत ही फास्ट है। तभी एलिजाबेथ उसको चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हें उससे थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, जिससे वो सुन लेता और उससे थोड़ा सा दूर हट जाता है और अपना ऑर्नामेंट रिइंफोर्समेंट्स यूज करता है, जिससे वजह से एक आइस जैसी दीवार खड़ी होने लगती है और उसका स्वॉर्ड डायरेक्ट उस वॉल पे जाकर लगता है। और फिर एल्रिक अपना शूट आउट स्पीच कास्ट करता है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होकर एसेसियन पीछे की तरफ चला जाता है। वो एसेसियन बोलता है घबराते हुए कि आखिर ये क्या बकवास है। हम देखते हैं कि एल्रिक उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो एसेसियन जमीन में गिर जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ईडी उसको देखकर बोलता है ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल है, क्योंकि उसने पूरे वुल्फ को पूरी आसानी से और इतना जल्दी वाइप आउट कर दिया। चेन बोलता है ये तो बहुत ही पावरफुल मैजिशियन है। एलिजाबेथ बोलती है कि मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये मेरी एज का होगा, लेकिन
लेकिन आखिर ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल तासा लेस्टर के सेम लेवल का होगा जो कि 3 स्टार्स में से एक है। तब मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? हम एल्रिक को देखते हैं जो कि फाइटिंग के बाद अपना एक हीरोइक पोज मार रहा होता है और वो ऊपर की तरफ देखने लगता है और उन सबको याद करने लगता है जिसे इन सारे असैसिन्स ने मार डाला है। तभी मेफिस्टो से बोलता है कि हे एल्रिक, आखिर तुम ऐसा ही कैसे रहने वाले हो? वो सभी तुम्हें घूर रहे हैं, कुछ बोलो भी। वो सब तुम्हें इतना घूर रहे हैं कि ये सब देखते देखते मेरे पीठ में दर्द हो चुका है। तभी एल्रिक घबराने लगता है और वो बोलता है कि मैंने तो इसके फेसिंग टच के बारे में सोचा ही नहीं था। हम देखते हैं कि एलिजाबेथ और उनके दोनों गार्ड उसको घूरे जा रहे होते हैं और वो उससे पीछे मुड़कर बोलता है कि बहुत समय हो गया मिले हुए। तभी चैन अपने मन में सोचता है कि हालांकि उसने हमारी मदद की, लेकिन ये अभी भी हमारे लिए पूरी तरह स्ट्रेंजर है और ये बहुत जल्द हो जाएगा अगर हम लोग अपना गार्ड डाउन कर ले तो। इसके पास कोई दूसरे मोटिव भी हो सकते हैं। तभी हम एलिजाबेथ को देखती है जो कि नील डाउन करके उसे थैंक्स बोल रही होती है। तभी चैन और ईडी उससे बोलते हैं कि यंग मिस, आखिर आप ऐसे नील डाउन कैसे कर सकते हैं? तभी उसकी यंग मिस दोनों से बोलती है उसके सामने झुकने के लिए, जिसकी वजह से वो दोनों भी उसके सामने झुक जाते हैं। तभी एल्रिक घबराते हुए बोलता है कि नहीं, तुम सबको इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया, प्लीज जब उठ भी जाओ। मेफिस्टो बोलता है कि इसके पास बहुत ही अच्छे मैनर्स है उन दोनों बेवकूफों के अलावा। तभी एलिजाबेथ अपने आंखों में रोशनी लेते हुए एल्रिक से बोलती है कि ये थोड़ा रूड साउंड करेगा क्या, लेकिन क्या मैं आपसे एक फेवर के लिए पूछ सकती हूँ? तभी एल्रिक बोलता है लेकिन मुझे अभी कहीं के लिए जाना है। तभी एल्रिक उससे बोलती है कि लेकिन मैं आपके लिए आपको कमीशन दूंगी और ये उसका हाथ पकड़ लेती है। एल्रिक बोलता है कि मेरा हाथ। अभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं कैरेज की तरफ जहाँ चैन उस कैरेज को चला रहा होता है और एल्रिक और ईडी और एलिजाबेथ उस कैरेज में बैठे होते हैं। हम देखते हैं कि तीनों बहुत ही सीरियस मूड में होते हैं। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है कि हे कमीने, तुम्हारे अभी भी जुबान मुझे उठते हुए दिखाई दे रहा है, अगर तुम्हें उससे छिपाना चाहते हो तो उसे प्रॉपर्ली छिपाओ। एल्रिक अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो पूरी तरह एक्सपेक्टेड था, जो कि मुझे बहुत ही कीमती वैल्यूएबल गिफ्ट मिला है। हम देखते हैं कि उसे एक गोल्ड कॉइन मिला होता है। तभी वो पीछे की सीन याद करने लगता है और बोलता है ये तो एक गोल्ड कॉइन है और ये हालांकि एक गोल्ड कॉइन ही नहीं है, ये तो ब्लू लॉयन का है। और वो उससे बोलता है कि आप वाइल्ड फैमिली की लेडी हैं? वो बोलती है कि हाँ। एल्रिक अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है, मुझे इसी से ये बात समझ में आ गई। और वो बोलता है कि इजाबेल वाइफ, जिसे स्कैंडलेस फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, वो बोलता है कि हालांकि इनकी ब्यूटी काफी किसी प्रिंस से मैरिज करने के लिए, लेकिन इन्हें अबेंडन कर दिया गया क्योंकि ये एक सुगंधीन फ्लावर है और इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि वो बिना किसी टैलेंट के पैदा हुई थी। और वो बोलता है कि अगर लॉयंस के ब्लेड और फ्लश के पास ही 7 टीथ और नुकीले ग्लॉ ना हो तो वो पूरी तरह वर्थलेस हो जाता है। और वो अपने मन में बोलता है कि मैंने सुना है कि वो मैरिज टूटने के बाद अकेले ही स्टेट में रहती हैं। तभी एल्रिक उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि मेरा नाम रिक है और मुझे आपसे मिलकर बहुत ही ऑनर फील हुआ। तभी एलिजाबेथ उससे बोलती है कि आखिर तुम्हें ऑनर फील क्यों हुआ मेरे जैसे इंसान से मिलकर? एल्रिक उससे बोलता है नहीं, आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए क्योंकि मैंने जो आपके अंदर देखा वो आपकी दृढ़ता है जिसपे आपको पूरी तरह सेम फील नहीं करना चाहिए। वो उसे थैंक यू बोलती है। तभी एल्रिक एलिजाबेथ से बोलता है कि अरे हाँ, आपने तो कोई कमीशन के बारे में बात बोला था, है ना? तभी एलिजाबेथ बोलती है कि हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, लेकिन मैं आपसे कुछ सिंपली पूछ सकती हूँ क्या कि आप हमें इंपीरियल कैपिटल तक एस्कॉर्ट कर सकते हैं? तभी चेन पीछे से बोलता है कि यंग मिस, हमने अभी तक उस जगह को नहीं ढूंढना है। तभी एलिजाबेथ बोलती है कि मैं अपने सेल्फिश डिजायर के लिए अपने लोगों को खतरे में नहीं डाल सकती, मैं अपने अंकल से जाकर मिलूंगी और उनसे नेगोशिएट करने की कोशिश करूंगी। एल्रिक अपने मन में सोचता है कि अंकल, आखिर ये सभी नाइट्स भी तो मेरे फैमिली के ही हैं, तो क्या उन सबके फैमिली में कोई इंटरनल अफेयर चल रहा है क्या? और वो अपने मन में सोचता है कि अरे हाँ, अभी मुझे याद है कि ब्लू लॉयन के हेड जो रिफ्लक्स डिजीज से गुजर रहे हैं, जो कि पूरी तरह ब्लॉकेज डिजीज से सेम है और ये बात मुझे सीएन ने कुछ समय पहले बताई थी। तभी वो अपने मन में सोचता है कि जरा रुको, क्या मैं इसका उपयोग उस ब्लू लॉयन को अपना कर्जदार बनाने के लिए नहीं कर सकता हूँ? और वो बोलता है कि अगर रिवाइव्ड मेलविंगर ब्लू लॉयन के साथ हाथ मिला दे तो, और उसके बाद वो अपनी ख्याली पुलाव पकाने लगता है और वो एक इविल से स्माइल हंसते हुए बोलता है कि स्मार्ट होना हमेशा फ्रेश और थ्रिलिंग होता है। तभी एलिजाबेथ एरिक से बोलती है कि हमें आपके स्किल्स को भी बोरो करना पड़ सकता है और मैं आपको इसका दुगना दूंगी जो कि मैंने अभी आपको दिया, और वो भी कंपनसेशन के अलावा रिवॉर्ड के तौर पर। तभी एरिक वो गोल्ड कॉइन उन्हीं के हाथों में देते हुए बोलता है लेकिन ये थोड़ा शेमफुल हो जाएगा, मैं आप लोगों को सेफली एस्कॉर्ट कर दूंगा। तभी सीन उसी कैरेज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मेफिस्टो बोल रहा होता है कि आखिर उस ड्रैगन नेस्ट में इतना सारा ट्रेजर्स भरा पड़ा है तो तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तभी एरिक बोलता है, अपने मन में बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है और तुम ऐसे मत बोलो जैसे कि तुम्हें कभी ठंड और भूख लगी ही नहीं हो। तभी मेफिस्टो उसकी बातें सुनकर चुप हो जाता है और आखिर मैं क्या करूं क्योंकि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचे। ये तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करेगा मेफिस्टो क्योंकि तुम एक कचड़े भूत हो, लेकिन ह्यूमंस को पैसों की जरूरत होती है खाने और सोने के लिए। तुम सोचते हो कि तुम जानते हो कि आखिर गरीबी से गुजरना कैसा होता है। तभी मेफिस्टो बोलता है ये सारे तो ह्यूमंस की प्रॉब्लम है। और एरिक उससे बोलता है लेकिन ये साउंड कंडक्शन जो चीज है वो बहुत ही कन्वीनियंट है और ये उसी जरिए मेफिस्टो से बात कर रहा होता है। मैं अपने वर्ड्स को एक टारगेट की तरह यूज कर सकता हूँ, बस अपने थोड़ा सा माना यूज करते हुए। मेफिस्टो से बोलता है मैंने तुम्हें केवल इसलिए सिखाया था क्योंकि मैं तुमसे पूरी तरह परेशान हो चुका था क्योंकि तुम अपना मुंह किसी के सामने बंद नहीं रखते। तभी एरिक उसे ताना मारते हुए बोलता है कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि तुम म्यूट होने से बहुत ही नफरत करते हो क्योंकि तुम बहुत बड़े बातूनी हो। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है
कि आखिर तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई। हम देखते हैं एलिजाबेथ को, जो कि उसे देखकर नर्वस हो रही होती है। तभी मेफिस्टो एल्रिक से बोलता है, क्या तुम ऐसे पूरे रास्ते में बिहेव करने वाले हो? तुम ऐसे बहुत ही डरावने दिख रहे हो। एल्रिक बोलता है, तो मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। तभी एलिजाबेथ अपने मन में सोचती है कि ये कुछ भी नहीं बोल रहा है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैंने इसे कमीशन दिया, लेकिन इस समय मुझे इसकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अंकल ने और सारे भी स्ट्रॉन्ग वोल्स भेजे तो हम लोग उन सबको ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तभी हम एक किले को देखते हैं जहाँ एक बंदा उठ कर बोलता है कि पूरी 6 स्क्वाड को मार दिया गया। तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो बोलता है, अगर तुम सॉरी हो तो तुम्हें ये काम पहले करना ही नहीं चाहिए था, जिससे कि तुम मुझे सॉरी बोलो। और हम देखते हैं कि वो उसका गला काट देता है। तभी वो पूछता है किसी बंदे से जिसका नाम हिल्टन होता है, वो उससे पूछता है कि आखिर इजाबेल का क्या कंडीशन है। हिल्टन बोलता है कि जैसा कि हमने ट्रेसेस से पता किया है, वो आइस माउंटेन से निकल चुके हैं और वो ऐसा हो सकता है कि वो इंपीरियल कैपिटल की तरफ रिटर्न कर रही होंगी। तभी उसका अंकल पॉल बोलता है कि अच्छा, तो ऐसी बात है, वो इंपीरियल कैपिटल लौट कर मेरे से नेगोशिएट करने का ट्राई करेगी। तभी हिल्टन बोलता है कि ऐसा लगता है। हमें बताया जाता है कि ये ब्लू वुल्फ स्क्वाड का फर्स्ट लीडर हिल्टन है। तभी उसका अंकल बोलता है कि आखिर वो कितनी स्टूपिड लड़की है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके जैसे कचड़े लड़के की कि हम मुझसे नेगोशिएट करे। तभी वो हिल्टन से बोलता है कि हिल्टन, तुम्हारे पास केवल एक चांस है। तभी सीन शिफ्ट होता रहता है उसी गैरेज की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि वो सभी इंपीरियल कैपिटल की तरफ पहुंच गए होते हैं। चैन उससे बोलता है कि यंग मिस, हम लैंटिस पे पहुंच चुके हैं। तभी एलिजाबेथ अपने आप को मुंह करते हुए बोलती है कि हम लोग बिना रुके 2 दिन में यहाँ तक पहुंच गए। तभी हम मेफिस्टो को देखते हैं, जो कि अपने कमर को पकड़ कर बोल रहा होता है कि अरे मेरी बॉडी में पूरी जगह दर्द हो रहा है। तभी एलिक उसको हंसते हुए चिढ़ाता है कि एक तैरता हुआ भूत, क्या तुम्हें कोई पोस्चर के बारे में नहीं पता है कि अपने माइंड को कैसे शांत करें? आखिर तुम इतना पीछे कैसे रह सकते हो? हम देखते हैं कि इंपीरियल गेट पर बहुत सारे गार्ड खड़े होते हैं और ये सभी गार्ड वही ब्लू वुल्फ के टीम के मेंबर्स हैं। तभी हमें उसी मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिल्टन अपने असिस्टेंट से बोल रहा होता है कि ब्लू वुल्फ के स्क्वाड 2 को गैदर करो। तभी उसमें से एक बंदा बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन क्या अपने सबसे पावरफुल स्क्वाड को गैदर करना और बस केवल इतना इजी काम के लिए कुछ ज़्यादा नहीं हो होगा? आखिरकार यंग मिस कैपिटल की तरफ रिटर्न करी है, जो कि सीधे साफ साफ इससे मालूम चलता है कि वो खुद को सरेंडर कर रही हैं। तभी हम देखते हैं कि हिल्टन उसका शर्ट काट देता है और वो बोलता है कि तुम्हारे जैसे एक हाउंड को इस ब्लू वुल्फ में कोई जरूरत नहीं है। वो बोलता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो लैंटिस को पार कर लेंगी अगर वो आइस माउंटेन से इंपीरियल कैपिटल के लिए आ रही है तो। और वो अपने सभी गार्ड से ऑर्डर देता है कि उस जगह को पूरी तरह उन सबका ग्रेव बना दो। तभी हम एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि इंपीरियल गेट की तरफ देखती है और जहाँ की बहुत ही हाई सिक्योरिटी लगा होता है, और वो बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि उसने इतना कुछ किया होगा। तभी चैन उससे बोलता है, तो क्या हमें यहाँ से दोबारा लौट जाना चाहिए यंग मिस? तभी वो बोलती है कि नहीं। तभी हम देखते हैं उन सभी गार्ड्स को, उसमें से एक गार्ड बोलता है, हमने पहले से उन सब के अटेंशन को ग्रैब कर लिया, ये हमें और भी सस्पिशियस बनाएगा उनके नजरों में। एलिजाबेथ बोलती है कि हमें छिपते हुए इस कैरेज को छोड़ना होगा और एक दूसरा ढूंढना होगा। तभी एलिक बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं। आखिर बोलते हैं कि अब तुम क्या करने वाले हो? हम देखते हैं कि एलिक अपना डिस्प्ले स्विच कास्ट कर देता है और वो उसी गेट से आराम से निकलने लगता है। हम देखते हैं कि उन गार्ड्स में से किसी ने उन सबको नोटिस नहीं किया होता है और वो सिटी में एंटर कर जाता है। तभी एलिजाबेथ उससे चौंकते हुए बोलते हैं कि आखिर अभी तुमने कौन सा मैजिक यूज किया? तभी एलिक उससे बोलता है कि ये कुछ नहीं है, बस एक इल्यूजन मैजिक जितना सिंपल है। इससे हमारा अपीयरेंस चेंज होता रहता है और ये एक हिप्नोसिस से ज्यादा कुछ डिफरेंट भी नहीं है, बस इसे एक छोटे से शॉक से भी तोड़ा जा सकता है। तभी वो बोलती है कि हम मिस्टर रिक के हेल्प के द्वारा इस सिटी में पहुंच पाए, हमें उनका थैंक्स बोलना चाहिए। एलिक बोलता है, तो चलो यहीं पर हम लोग आज रात रुक जाते हैं, मुझे थोड़ा काम है, मैं जल्दी यहाँ पर दोबारा लौट आऊंगा। तभी एलिजाबेथ बोलती है, ठीक है, आप सेफली दोबारा लौट आइएगा। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है कि आखिर तुमने वहाँ पर इल्यूजन मैजिक क्यों यूज किया? तुम उन्हें आसानी से मार भी सकते थे। वो बोलता है कि मैं अपने एनिमीज के सीमाओं के बारे में बिना जाने उनसे फाइट नहीं कर सकता हूँ और मुझे अपने माना को कंजर्व करने के लिए कुछ करना होगा। तभी मेफिस्टो से बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि सोल स्पीच और स्टील किस लिए है? क्या तुम थोड़ा लेजी नहीं हो रहे हो? और वो बोलता है, खैर छोड़ो, क्या तुम्हें एकेडमी या फिर कहीं और नहीं जाना था? एल्रिक उससे बोलता है कि हाँ, लेकिन मुझे अभी कुछ से पहले ढूंढना है। एल्रिक अपने एविल सी स्माइल के साथ बोलता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर वो डीन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, ताकि मैं उससे डिस्ट्रॉय करने के बारे में कुछ प्रिपेयर कर सकूं। मेफिस्टो बोलता है, हालांकि मैं ये तो नहीं जानता कि आखिर वो कौन आदमी है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ वो बहुत ही अनलक्की इंसान है जिस पे तुम्हारी नजर है। तभी मेफिस्टो एलिक से बोलता है कि लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन है, आखिर मैंने एक माना जैसा कुछ सिमिलर फील किया उन नाइट्स के द्वारा, आखिर वो क्या था? एलिक उससे बोलता है, मुझे लगता है कि वो ऑरा चैन है जो कि तुम्हारे समय में एग्जिस्ट नहीं करता था। मेफिस्टो बोलता है, ऑरा चैन आखिर ये क्या होता है? वो बोलता है कि ये सिंपल बात है, जो कि हमें माना ओरिजिनली मेजेस से प्राप्त होती है, लेकिन टाइम गुजरते गया और मार्शल आर्टिस्ट ने भी ये डेवलप कर दिया एक ऐसा मेथड कि आखिर वो माना को अपने बॉडीज पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मेजेस अपने हार्ट में माना सर्कल क्रिएट करके मैजिक को यूज कर सकते हैं, वैसे ही मार्शल आर्टिस्ट भी अपने डेंटियांस में ऑरा चेन को बुनते हुए अपने बॉडीज को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और इनकी भी रैंक मेजेस, आर्कमेज और सेज की जैसे डिस्क्राइब की गई है, जैसे कि पहले में आते हैं फर्स्ट चेन यूजर, सेकंड में आते हैं एडवांस सेकंड चेन एडवांस यूजर्स, और थर्ड में आते हैं चेन एक्सपर्ट, फोर्थ में आते हैं चेन मास्टर और फिफ्थ में आते हैं
चैन सुपीरियर, और जो इजाबेल के पास जो गार्ड्स हैं वो फर्स्ट यूजर रैंक में आते हैं। तभी मेफिस्टो उससे बोलते हैं क्या केवल यहाँ पे बस 5 है? तभी एलिक बोलता है यूजुअली होते तो 5 ही है, लेकिन एक इंसान है जिसने अपने चैन को 5 से भी ज्यादा फॉर्म किया है। वो बोलता है आखिर वो कौन है? एलिक उससे बताता है कि वो गोल्डन लॉयन है, जो कि पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। मेफिस्टो से बोलता है ये कितना एरोगेंट नेम है, ये ह्यूमंस के स्टैंडर्ड से ज्यादा कुछ नहीं है। एलिक बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरे ग्रैंडफादर के मैच में जो कि ग्रेटेस्ट है अपने मेलविंगर फैमिली के हिस्ट्री में। मेफिस्टो बोलता है अच्छा तो ऐसा है। मेफिस्टो हंसते हुए बोलता है कि मैं उससे एक बार मिलना चाहूंगा। तभी हम एलिक को देखते हैं कि वो एक न्यूज़पेपर के शॉप पे आया होता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी अपना दुकान को संभाल रहा होता है। तभी एलिक वहाँ पर आके बोलता है कि क्या मुझे एक महीने की पुरानी न्यूज़पेपर पूरी मिल सकती है? वो अपने मन में बोलता है कि मुझे पता करना है कि आखिर वो पूरे एक महीने में क्या हुआ जब मैं यहाँ पर नहीं था। सीन शिफ्ट होता है, हम डीन के मेंशन की तरफ देखते हैं जहाँ डीन रिवन से बोलता है कि क्या अभी तक सारी चीजें वैसी है? तभी रिवन बोलता है कि मुझे माफ करिएगा, वो नरेस्टर फैमिली उस हॉस्पिटल को किसी अवैध कीले की तरह गार्ड कर रही है। डीन बोलता है कि वो बास्टर्ड सीएन सब उसी की वजह से हो रहा है। रिवन डीन से बोलता है कि हालांकि आपके नेक्स्ट के खोज के अकॉम्प्लिशमेंट पर एकेडमिक सर्कल और प्रेस सवाल उठा रही है, लेकिन आप हेडमास्टर इलेक्शन के लिए सभी कैंडिडेट से सबसे ज्यादा सुपीरियर है। तभी डीन बोलता है कि लेकिन तुम नहीं जानते कि अगर क्या होगा जब हमें नेक्स्ट की एक्सक्यूशन राइट्स ना मिले तो मैं एक कंप्लीट विक्ट्री चाहता हूँ। रिवन उससे बोलता है कि आप बस मुझे कमांड दें। डीन उससे बोलता है कि नरेस्टर्स पर और भी ज्यादा प्रेशर डालो। हम देखते हैं सीएन को जो कि अपने सर पर हाथ रखकर टेबल पर बैठा होता है। तभी कार्ल उसके पास आता है। वो उससे बोलता है कि हमें एक्सक्यूशन राइट को लेकर एकेडमिक और प्रेस से बहुत ही ज्यादा दबाव आ रहे हैं। यहाँ तक की बात यहीं तक नहीं रुकती और एकेडमिक में ये भी बहुत ही हंगामा मच गया है कि आपने अपने सुपरवाइजर प्रोफेसर को सपोर्ट नहीं किया। हम देखते हैं कि सीएन उसकी बात सुन रहा होता है और उसके बस शरीर कांप रहे होते हैं। कार्ल उससे बोलता है कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ? तभी सीएन उसको देखते हुए बोलता है कि मेरी सिस्टर हर रोज आती है और मुझे बहुत अच्छे से धोती है। हम देखते हैं कि सीएन का हालत पूरी तरह खराब हो चुका है। सच में एलिक ने इसके साथ बहुत ही बुरा किया है और वो बोलता है कि वो एलिक कमीना कहीं का, वो मुझे अब तक किसी भी तरीके से कांटेक्ट नहीं किया है। वो बोलता है लेकिन मैंने पहले ही इसे खुद से रिजॉल्व कर लिया है और मैं ऐसे ही सहता रहूंगा जब तक कि एलिक वापस नहीं आ जाता। मैं बताता हूँ भाई ऐसा ही दोस्त होना चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है एलिक की तरफ। वो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोलता है कि वो कमीना डीन वो हमेशा की तरह एक दूत है और सीएन जो कि मेरी वजह से हर रोज नर्क से गुजर रहा है। वो बोलता है कि तुम जितने ही बूढ़े होते जा रहे हो तुम उतने ही कमीने बनते जा रहे हो। क्या तुम प्रेस को कुछ ज्यादा ही अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर रहे? तभी मेफिस्टो उसका शक्ल देखते हुए बोलता है कि मैं अब इसकी ऐसी शक्ल से पूरी तरह यूज्ड हो गया हूँ। एलिक बोलता है कि अब तुम और भी ज्यादा उछलो और मैं अपने स्टेज को और भी ज्यादा शानदार बनाऊंगा। और वो बोलता है कि हालांकि मुझे सीएन के लिए बहुत ही बैड फील हो रहा है, क्या मैं कुछ ऐसा है जो कि उसके लिए कर सकता हूँ? तभी हम देखते हैं विंडो की उस तरफ से बहुत ज्यादा रोशनी चमक रही होती है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर मेफिस्टो और एल्रिक दोनों चौंक जाते हैं और जल्दी से वो बाहर निकल के जाते हैं और वो देखते हैं अपने सामने की बहुत बड़ा फायर लगा होता है पूरे सिटी में। वो एल्रिक बोलता है कि आखिर ये सब क्या है? तभी सीन एलिजाबेल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ चेन उससे बोलता है कि यंग मिस क्या आप रिक पर भरोसा करती हैं? एलिजाबेल बोलती है कि उसने हमें बचाया है। तभी एरिक बोलता है कि वो भले ही वॉल का कोई सबऑर्डिनेट ना हो लेकिन वो लॉयन फैमिली के किन्हीं 7 फैमिली में से किसी एक का एसेसियन भी हो सकता है। मैं अभी श्योर तो नहीं हूँ लेकिन हमें पॉसिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। एलिजाबेल अपने मन में सोचती है कि मैं समझ सकती हूँ कि आखिर चेन क्या बोलना चाहता है, लेकिन वो आइस माउंटेन से कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। तभी वो उससे बोलती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तभी चेन उससे बोलता है कि हाँ यंग मिस। तो तभी वो बोलती है कि अगर तुम रिक पर डाउट करते हो तो इसका मतलब है तुम मेरे डिसीजन पर डाउट करते हो। तभी वो बात सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। एलिजाबेल अपने मन में सोचती है कि मैं उस पर ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि वैसा फेस एक राइटियस इंसान ही बना सकता है। वो बोलती है कि हालांकि मैं समझ सकती हूँ कि वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे पैसों की जरूरत है, ये करने के पीछे उसका जरूर कोई पर्पज होगा। तभी चेन बोलता है आपका कहने का क्या मतलब है? एलिजाबेल उन सबसे बोलती है कि उसने हमारी मदद की बिना किसी कंपनसेशन के और वो हमारी मदद करता अगर हम उसे कमीशन भी नहीं देते तो। लेकिन उसका फेस रिएक्शन पूरी तरह चेंज हो गया जब उसका पता चला कि हम वाइल्ड फैमिली से हैं और उसने हमारी फैमिली के रेपुटेशन को ठेस न पहुंचाने के लिए ऐसा किया और अपने किसी पर्पस के लिए खुद को झुका लिया। तभी ईडी हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो उसने ऐसा किया जिससे कि ब्लू लायन वीक ना दिखे और चैन भी इससे एग्री हो जाता है। तभी एलिजाबेल बोलती है तो चैन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पूरा सिटी जल रहा होता है और वहाँ पर 2 लीडर खड़े होते हैं जो कि एक स्क्वाड 2 का लीडर और एक स्क्वाड 3 का लीडर होता है। एक का नाम साइमन और दूसरे का नाम बेस्कोव होता है। तभी साइमन बोलता है कि मैंने उस स्टोर को खरीदने के लिए अपने बहुत
बहुत ही पैसे लगा दिए जो कि फोर्थ सर्कल का हिट क्रिएट कर सका है। और मुझे ये देखते हुए समझ आ रहा है कि वो पैसे पूरे वर्थ इट हो गए। तभी बिस्कोप बोलता है कि आखिर तुम ऐसे कैसे हंस सकते हो। तभी साइमन उससे बोलता है कि हे बिस्कोप, तुम तो पहले मेरे डिसीजन पे पूरी तरह एग्री थे, तो तुम इतना सीरियसली एक्ट क्यों कर रहे हो, और तुम्हें पता भी है कि आखिर मैंने इस पर कितना स्पेंड किया है। बिस्कोप अपने मन में सोचता है कि तुम कमी है, लेकिन मैं भी इससे अलावा कुछ और ज्यादा बढ़िया चीज नहीं सोच सकता था। वो बोलता है कि अगर यंग मिस के बारे में कंसीडर किया जाए तो वो आम लोगों के बारे में सोचकर जरूर ही अपने आप को शो करेंगी। तभी साइमन बोलता है तो अब हम क्या करें, थोड़ा और जलाएं। तभी बिस्कोप साइमन से बोलता है कि हिल्टन के अनुसार स्क्वाड 6 को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया गया और उसने हमें बोला है कि हमें सावधान रहना चाहिए क्योंकि उन सभी में से कोई एक मेज भी हो सकता है। साइमन बोलता है अब चलो भी, मैं खुद उस 6 स्क्वाड को पूरी तरह वाइप आउट कर सकता हूँ, तुम और हिल्टन कुछ ज्यादा ही सोचते हो। और वो बोलता है कि लेकिन अब मैं इतना दूर आ ही चुका हूँ तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट की जरूरत है जो कि मुझे एंटरटेन कर सके। बिस्को बोलता है तो चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं। वो सभी अपने गार्ड्स को बोलता है एलिजाबेल को ढूंढने के लिए और उसके अलावा सभी को मार डालने के लिए। हम देखते हैं कि एलिजाबेल कहीं पर घायल होकर पड़ी हुई होती है। उसे चेन हल्की आवाजों में बोलता है कि यंग मिस आपको जल्दी से जल्द छिप जाना चाहिए, ये जरूर ब्लू वुल्फ वालों का काम होगा। तभी वो उठते हुए बोलते हैं चेन और ईडी, क्या तुम दोनों ठीक हो। वो बोलती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वो अपने सामने देखती है जहाँ सभी आम लोग जल रहे होते हैं और मर रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही गुस्सा कर रही होती है और वो बोलती है कि पॉल वाइल, क्या तुम यही चाहते थे। तभी चेन उससे बोलता है कि यंग मिस अपने सामने देखें। एक जलता हुआ छत उन पे आकर गिरता है जिससे वो पूरी तरह डॉज कर लेती है और वो बोलती है कि मैं अपने पावरलेसनेस की रेस से पूरी तरह भर चुकी हूँ और मैं उन सबसे हेड टू हेड फाइट करना चाहती हूँ सभी आम नागरिकों को बचाने के लिए, लेकिन ना तो मेरे पास पावर है और ना ही उनको रोकने के लिए कोई टैलेंट। मैं अब दौड़ना नहीं चाहती और ना ही मैं अब ऐसी शेमफुल लाइफ जीना चाहती हूँ। तभी वो एल्री की बातें याद करने लगती है जो कि उसने बोला था कि ये तुम्हारी दृढ़ता है जिसपे तुम्हें शेम फील नहीं करना चाहिए। वो बोलती है कि मुझे उसकी तरह बनना है। वो बोलती है कि मैं एक वाइल्ड फैमिली की मेंबर हूँ जो कि एम्पायर को प्रोटेक्ट करती है, और वो बोलती है कि मैं मर भी जाती हूँ तो मैं अंत तक लड़ूंगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है जिसे देखकर वो थोड़ा सा पीछे की तरफ हट जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ बस स्नो हो जाता है और उसके सामने एल्रिक खड़ा होता है जिसने अटैक को ब्लॉक किया होता है, और वहाँ पर सभी जगह पर स्नो गिर जाता है जिसकी वजह से फायर बुझ जाती है। सभी लोग बोलते हैं कि फायर बुझ गई है और हम लोग बच गए। तभी एलिजाबेल अपना आँख खोलती है और अपने सामने देखती है और बोलती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, और वो अपने सामने एल्रिक को देखती है। वो बोलती है कि रिक, मुझे नहीं पता कि ये कितना समय लगेगा और ये शायद पॉसिबल भी होगा, लेकिन मैं आश्चर्य हूँ कि क्या मैं कभी भी तुम्हारे साइड में खड़ी भी हो सकती हूँ। हम देखते हैं कि एल्रिक वहाँ से जंप करके आगे निकल जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये नाइट्स इनोसेंट लोगों को क्यों मार रहे हैं, और ये देखकर वो बहुत ही गुस्से में होता है। तभी मेफिस्टो बोलता है हालांकि मेलविंगर्स का गुस्सा बहुत ही शांत होता है, लेकिन जब वो फूटता है तो उसे आसानी से नहीं बुझाया जा सकता, और ये कुछ ऐसा है जो कि मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ, जो क्योंकि मैंने पास्ट में इसे फील कर चुका है। और ये दूसरे लोगों से विपरीत जब कोई गलतियां करते हैं तो ये और भी शांत, मर्सिलेस और स्ट्रॉन्गर बन जाते हैं। हम देखते हैं कि एल्रिक एक टावर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है जिसे सभी ब्लू वुल्फ के नाइट्स उसे देखते हैं। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है कि ऐसा लगता है देखने में कि यहाँ पर बहुत सारे हैं और ये उन सभी से स्ट्रॉन्ग है जिससे तुमने लास्ट टाइम फेस किया था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इनके सामने जीत सकते हो? एल्रिक बोलता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आखिर मेरा माना कब तक मेरा साथ देगा। हम देखते हैं कि सभी लोग उसको घूर घूर कर देख रहे होते हैं। वो बोलता है और मैं इन सिविलियंस के सामने अपने मैजिक को भी फ्रीली यूज नहीं कर सकता। मेफिस्टो बोलता है तो तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते? तभी एल्रिक बोलता है कि हमारी फैमिली में एक कहावत है, जिसके पास भी पावर होती है तो उसे ये प्रूव करना चाहिए कि वो उस पावर के लिए पूरी तरह वर्दी है, और इसी वजह से मेरा मेलविंगर फैमिली हर एक वॉर में हमेशा आगे खड़ा रहा है। तभी हम देखते हैं साइमन को जो बोलता है कि वो फोर्थ सर्कल का मैजिक स्क्रोल जो कि मैंने अपने मेहनत के पैसों से खरीदा था वो पूरी तरह बर्बाद हो गया, और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये इंसान कौन है और ये कहाँ से आया है, क्या ये कोई मैजिक टावर से है? और वो बोलता है कि वेस्को आखिर अब हम क्या करें, ये बहुत ही परेशानी क्रिएट कर देगा अगर हम मैजिक टावर से कोई पंगा लेते हैं। तो वो बोलता है कि मैं मैजिक टावर के लगभग सभी मैजिक्स को जानता हूँ लेकिन मैं इसे पहचान नहीं पा रहा, हालांकि हमें इसके अलावा केयरफुल भी रहना चाहिए। तभी वेस्को बोलता है तो हमें बस यंग मिस को एलिमिनेट करना है और यहाँ से निकल जाना है। साइमन बोलता है अगर क्या हो ये मेज उसमें इंटरफेयर करे तो? वो बोलता है कि तब हमें इसे भी मार डालना होगा। हम देखते हैं कि वो एलिजाबेल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्राइटनेस क्रिएट होती है जिसने जो कि एल्रिक ने क्रिएट की होती है, और वो एलिजाबेल के पास आ
जाता है। एलिजाबेथ बोलती है कि मेरे पैरों में अब थोड़ी सी भी ताकत नहीं बच चुकी है। हम देखते हैं कि एलिक उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एलिक उसे अपने हाथों में उठाकर एक फ्लैश की तरह वहां से लेकर भाग जाता है। तभी वो ब्लू वुल्फ की टीम उन दोनों के पीछा करने लगती है। एलिक अपने मन में सोचता है कि यहाँ पूरे 40 लोग हैं, मुझे इन सबको वहां पर ले जाना होगा जहाँ कोई सिविलियंस ना हो। हम देखते हैं कि वो सभी उसको घेर लेते हैं। तभी एलिक वहां से गायब हो जाता है और एलिजाबेथ को कहीं सेफ जगह पर छुपा कर फिर दोबारा से वहीं पर आ जाता है। हम देखते हैं कि वो सब उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो बोलता है कि आखिर तुम्हें हमने पकड़ ही लिया। साइमन बोलता है कि मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मेज हंट है। वो एलिक से पूछता है कि आखिर तुमने यंग मिस को कहाँ छिपा कर रखा है। एलिक बोलता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसका आंसर दूंगा, आखिर तुम कितने डम्ब हो। ये सुनकर साइमन पूरी तरह गुस्सा हो जाता है। एलिक बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा कि आखिर मैंने उसे कहाँ छिपाया है, क्योंकि तुम लोग कुत्तों की तरह मेरा पीछा करने में लगे हुए थे। तभी साइमन बोलता है क्या तुम मौत का स्वाद चखना चाहते हो। वो अपने गार्ड से बोलता है कि मुझे इसका सर ला के दो। तभी हम देखते हैं कि वो सभी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो बोलता है कि एलिक बोलता है कि मैंने अपने मानव को बहुत ही ज्यादा खर्च कर दिया उसे उस फायर को बुझाने के लिए, और ड्रैगन हर्ट का माना बहुत ही इंक्रीज हो चुका है उस सील को एब्जॉर्ब करने के बाद। लेकिन लास्ट टाइम की तरह मेरी बॉडी उसे होल्ड नहीं कर पाएगी। अगर मैं लिमिट से पार जाता हूँ तो उस समय मैं दोबारा मरने के बाद जिंदा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पर मैं एक बार मरा तो मेरी कहानी यहीं पर खत्म हो सकती है। वो अपने मन में सोचता है तो क्या यहाँ पर 30 नहीं 40 लोग यहाँ पर हैं। मैंने सुना है कि वो सभी एक साथ ही मेरे पर अटैक करेंगे जैसा कि इजाबेल ने मुझे कहा था। वो बोलता है तो पहले मुझे इन सब के लीडर को पहले मार डालना चाहिए। हम देखते हैं उन सब की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, मेरी बॉडी अच्छे से मूव क्यों नहीं कर रही जैसे कि आइस माउंटेन किंग के साथ लड़ने में कर रही थी। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है तुम श्योर हो कि तुमने आइस माउंटेन किंग को डिफीट किया है। तभी एलिक उससे बोलता है कि मैं श्योर हूँ कि मैं उसी तरह मूव कर रहा था वहां पर जैसे कि मैं चाहता था। तभी मेफिस्टो उससे बोलता है तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें लगता है कि ओटोहन का क्रिएटेड गेम तुम्हारे लिए जो बना था वो रियलिटी से बिल्कुल सेम होगा। हम देखते हैं कि साइमन की तलवार ठीक उसके साइड में आकर दीवार में लगी हुई होती है। एलिक बोलता है अगर तुम मेरी मदद नहीं करने वाले तो तुम अपना मुंह बंद रखो, और एलिक उन सब पर दोबारा अटैक करने के लिए चला जाता है। साइमन बोलता है तुम गधे कहीं के, तुम कैसे में जो कि एक क्लोज कॉम्बैट में फाइट कर रहा है, आखिर तुम अपना वो अलमाइटी मैजिक यूज क्यों नहीं करते जो कि तुमने पहले किया था। तभी एलिक अपना पियर्स मैजिक यूज करते हुए ऊपर एक स्लैश मारता है जिससे वो अब खुद को डॉज कर लेता है, और वो बोलता है तो क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है, मुझे और भी एंटरटेन करो। हम देखते हैं कि वो दोबारा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है जिससे कि एलिक उसे बार बार डॉज करने लगता है, और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और वो एलिक से बोलता है ऐसा ही होता है जब तुम दूसरे के बीच में टांग अड़ाते हो। तो हम देखते हैं कि वो सभी उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। साइमन उससे बोलता है तुम एक चूहे की तरह लग रहे हो जो कि एक पिंजरे में फंस चुका है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से एक फ्लेयर छूटता है और वो आसमान में जाकर एक फायरवर्क जैसा हो जाता है। वो उसे पीछे की तरफ देखते हुए चौंक जाता है और वो बोलता है क्या एक फ्लेयर। हम देखते हैं कि इधर एलिक की बॉडी ग्लो कर रही होती है और वो हंसते हुए बोलता है तो क्या तुम लोग बस इतने ही हो, और वो अपना एक मैजिक क्रिएट करने लगता है। हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा सर्कल क्रिएट हो जाता है जिसे देखकर साइमन पूरी तरह चौंक जाता है और वो बोलता है कि क्या एक मैजिक सर्कल। हम देखते हैं कि एलिक के पीछे एक ड्रैगन या फिर वुल्फ जैसा कुछ क्रिएट हो जाता है जिसे देखकर साइमन बोलता है कि आखिर एक इंसान के पास ऐसी आंखें कैसे हो सकती हैं, और वो अपने गार्ड से बोलता है कि इसे सर्कल को एक्टिवेट करने से पहले ही मार डालो। एलिक बोलता है कि मैं तुम सबको एक बार में ही मार डालूंगा, और वो अपना सर्ज स्पीच यूज करते हुए वहां पर एक मैजिक क्रिएट करते हुए वहां पर एक आइस फील्ड जैसा कुछ क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से सभी लोग वहीं पर जम जाते हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी साइमन बचा हुआ होता है और वो बोलता है कि ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है। एलिक उसके पास आता है और बोलता है कि आखिर तुम कितने स्टूपिड हो सकते हो जो कि ये नोटिस भी नहीं कर पाया कि मैं एक मैजिक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगता है जिससे साइमन डर जाता है और बोलता है कि मेरे से दूर रहो। तभी एलिक बोलता है तुम्हें ऐसा ही पीसफुल डेथ नहीं मिलने वाला। हम देखते हैं तभी उस पर बेस्को अटैक कर देता है और उसको उससे दूर कर देता है, और वो बोलता है कि ये उतना ही बुरा नहीं था लेकिन तुम्हारा लक अब यहीं पर खत्म होता है। हम देखते हैं कि उसके गार्ड चारों तरफ से एलिक को घेर लेते हैं। तभी बेस्को अपने मन में सोचता है कि उसने हमें एक साथ एक क्लोज कॉम्बैट में फंसाकर एक मैजिक सर्कल क्रिएट किया जिससे कि वो हमें एक साथ ही सभी को वाइप आउट कर सके। ये पूरी तरह इम्पॉसिबल है बिना किसी कॉन्फिडेंस और कैलकुलेशन के। और वो देखता है कि एलिक अभी भी स्माइल कर रहा होता है और वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि वो पहले से ही जानता है कि हम उसे देख रहे थे।
थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमारी प्रेजेंस को सेंस कर पाए। अगर वो इसके बारे में जानता तो वो अपने मैजिक सर्कल को पहले ही यूज नहीं करता। तभी बेस्को वो एलिक से बोलता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम यंग मिस को हमें दे देते हो तो। तभी एलिक उससे बोलता है तो ऐसा है क्या, लेकिन मेरा प्लान ये नहीं है कि मैं उसे तुम्हें दे दूं। हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट क्रिएट होता है जिससे कि वहाँ पर एक और आइस मैजिक क्रिएट हो जाता है। एलिक उन सबके पास जाते हुए बोलता है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, और यहाँ पर उन नाइट के लिए कोई मर्सी नहीं है जिसने अपने कोर्ट को अबेंडन किया है। तभी वेस्को अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि अपने बॉडी को अपने ऑरा से प्रोटेक्ट करो और फॉर्मेशन मेंटेन करो। हम देखते हैं कि एलिक उस स्वॉर्ड पर उसके स्वॉर्ड पर अपना ब्लंट मैजिक यूज कर देता है और उसके स्वॉर्ड से डॉज कर लेता है। एलिक अपने मन में सोचता है कि आखिर ये रस्ट कर्ज मैजिक वर्क क्यों नहीं कर रहा। तभी वो अपना ब्लो अवे का स्पीच यूज करता है, लेकिन वो भी उस पर काम नहीं करता है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये क्रुएलिटी सील की वजह से हो सकता है। वो सभी मैजिक जो कि उस सील के एट्रीब्यूट से रिलेटेड नहीं है वो पूरी तरह वीकर हो चुके हैं। तो क्या मुझे बहुत सारे मैचिंग सील्स जो कि मेरे एट्रीब्यूट से मैच करते हैं उन्हें लेना चाहिए। वो बोलता है लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट होने वाला है। हम देखते हैं कि वो अपना आइस मैजिक यूज करते हुए उन सब पर अटैक कर रहा होता है। वो बोलता है कि आइस एनर्जी से भरे आइस माउंटेन के विपरीत मैं अपने फुल पावर को इस सिटी के बीच में यूज नहीं कर सकता, ये बहुत ही माना कंज्यूम कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि एलिक अपने हाथ में मैजिक क्रिएट करता है और अपना अटैक उन सब पर करता है, और वो बोलता है कि लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, और वो अपना रस स्पीच कास्ट कर देता है और उन सब पर अटैक करने लगता है। हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे में बहुत ही फियर्स फाइट करने लगते हैं और एलिक अपना दोबारा मैजिक उन सब पर कास्ट करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो सब अब खुद को बचा रहे होते हैं। बेस्को बोलता है अब मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है, अब मुझे तुम्हें यहीं पर मारना होगा, और वो सभी को उसे मारने के लिए ऑर्डर करता है। लेकिन वो अपने पीछे देखा है उन सबके गार्ड सभी जमे हुए दिखाई देते हैं। वो उन सबको देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तभी एलिक बोलता है कि आइस पॉइजन जो कि अपने टारगेट को फ्रीज कर देता है बस केवल एक छोटी सी टच के द्वारा। वो बोलता है कि बचने के बजाय तुम्हें उसको रोकना ये तुम लोग की बहुत बड़ी गलती थी। बेस्को बोलता है कि मैंने ऐसे कर्ज मैजिक के बारे में कभी नहीं सुना है। तभी एलिक बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में इतना सरप्राइज हो। मैंने तो बस इतना ही किया है कि मैंने अपने पहले वाले मैजिक में एक कर्ज मैजिक को डाल दिया है। तभी बेस्को हंसते हुए बोलता है कि हाँ फर्स्ट स्क्वाड कैप्टन ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें बस हमें ही नहीं भेजना चाहिए था। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ, तुम हालांकि बहुत इनक्रेडिबल हो, लेकिन तुम जल्द ही इस बात के लिए रिग्रेट करोगे क्योंकि तुमने हम पर हाथ डाला है। तुम जल्द ही फर्स्ट स्क्वाड कैप्टन के हाथों मारे जाने वाले हो। तभी एलिक उससे बोलता है तो अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेले ही नर के रास्ते में नहीं भेजने वाला, मैं जल्दी ही उसको भी तुम्हारे साथ भेजूंगा। तभी हम देखते हैं साइमन और दो गार्ड्स को जो कि अपने बात कर रहे थे कि ये लो 6 सर्कल मैजिक का फायर ब्राइडल स्क्रोल, हम ये उससे पाने में कामयाब रहे हैं। बेस्कोप का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि उन्होंने हमारे लिए इसका टाइम निकाला। साइमन बोलता है कि हम ब्लू वुल्फ जो कि पॉल वेले के स्वॉर्ड हैं और जो कि वो अगला ब्लू लॉयन बनने वाले हैं, हम सब ऐसे ही अपने पैरों के बीच में अपनी दुम दबाकर नहीं भाग सकते। वो बोलता है लेकिन हमें इस समय तब तक भागना है जब तक हमारे पैरों में छाले ना पड़ जाएं। हम देखते हैं साइमन अपने हाथ में 6 सर्कल का मैजिक स्क्रोल चलाते हुए बोलता है कि अब मैटर नहीं करता कि यंग मिस मरती है, तो वो बोलता है कि तुम सभी अपने लाइफ को इस पूरी सिटी को जलाने के लिए ऑफर कर दो। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि मेफिस्टो बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि वो सभी कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। एलिक बोलता है कि आखिर तुम्हारे करने का क्या मतलब है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो वहां से उड़ते हुए चला जाता है और वो सेंस करता है कुछ। मेफिस्टो बोलता है केवल एक ही रेस है जो कि डीमन से भी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, वो है ह्यूमंस की रेस। ये कोई मैटर नहीं करता कि आखिर वो अपने आप को कितना ही काइंड प्रिटेंड करते हैं, लेकिन ये उन सब का रियल फेस है। एलिक बोलता है केवल 3 ही ब्लू वूल के मेंबर बच चुके हैं, लेकिन मैं उन सब में से किसी एक को भी नहीं ढूंढ पाया। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम तो ये है क्योंकि उनके पास वो स्क्रोल मैजिक स्क्रोल हाथ लग गई है जो कि 6 सर्कल की मैजिक स्क्रोल है। उन सब के एक मिस्टेक से ये पूरी सिटी एक राख में बदल सकती है। तभी हम देखते हैं साइमन जो कि हंसते हुए बोलता है कि मैं आश्चर्य हूं कि तुम शायद इसे रोक सकते हो कि नहीं। हम देखते हैं कि वो एक टावर पर खड़ा होता है और एलिक वहां से नीचे से गुजर रहा होता है। तभी वो एलिक उसे नोटिस कर लेता है। साइमन उस स्क्रोल को लाइट अप करते हुए बोलता है हालांकि अब लेट हो चुका है। तभी हम देखते हैं कि उसे कोई आकर उसका हाथ काट देता है। तभी एलिक भी वहां पर उसके पास आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे आइस माउंटेन से ही मालूम था कि तुम बहुत ही फियरलेस हो। वो बोलता है कि ऐसा सोचा जाए कि मैंने वो आइटम तुम्हें यहाँ से भागने के लिए दिया था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मुझे A+ उस स्क्रोल प्रोडक्शन क्लास में मिला था वो आज पूरी तरह वर्थ इट हो गया। वो स्टेल्थ स्क्रोल वो सच में बहुत ही अच्छे से वर्क किया। हम देखते हैं कि ये एलिजाबेल होती है जो कि उसका हाथ काटी हुई होती है। तभी साइमन उस पर अपने नाइफ से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी एलिक उसको अपने फ्रीज स्पीच से उसको फ्रीज कर देता है। एलिक साइमन से बोलता है कि हालांकि तुमने बहुत ही कठिन प्रयास किया, लेकिन तुम बिना किसी परवाह के मरना ही चाहते हो, तो आखिर तुम अभी इतना रेजिस्ट क्यों कर रहे हो। और इसके अलावा
अलावा आखिर तुम्हारी इस शक्ल के साथ क्या है? तुम तो बहुत पहले से ही बहुत अगली दिखते थे, लेकिन अब तो तुम पूरी कंप्लीटली मेस दिख रहे हो। अब मैं थक चुका हूँ, चलो अब इसे खत्म करते हैं। तभी साइमन बोलता है तुम्हें लगता है कि ये यहीं पर खत्म हो जाएगा? एल्रिक बोलता है क्या? साइमन बोलता है क्या तुम उन दोनों के बारे में भूल गए? वो बोलता है जब तुम मेरे यहाँ से डील करने में बिजी थे तब तक मेरे सबऑर्डिनेट्स ने अपना प्रिपरेशन कर दिया होगा। वो उससे बोलता है हालांकि तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन हम सभी ब्लू वुल्फ जो कि अपने लीग के स्वॉर्ड हैं वो कभी भी नहीं गिरेंगे। तुम सच में एक केयरलेस मेज हो और ये जगह जल्द ही एक नर की तरह बदल जाएगी जहाँ हर तरफ से चिल्लाने की आवाज गूंजेगी। तभी एल्रिक उसे हंसते हुए बोलता है कि हालांकि मैंने उन सबको पहले ही निपटा दिया है। साइमन चौंकते हुए बोलता है क्या? एल्रिक बोलता है क्या तुमने नहीं बोला था मुझे उस मैजिक को यूज करने के लिए जिसपे मैं बहुत ही ज्यादा प्राउड करता हूँ? हम देखते हैं कि एल्रिक ने उस समय अपना पियर्स मैजिक यूज करके उन सब की तरफ अपना एक नीडल टाइप कुछ भेजा होता है जिसकी वजह से वो दोनों मारे जाते हैं। एल्रिक बोलता है अब तो तुम्हारे फाइनल ट्रम्प कार्ड भी चले गए, जिसे सुनकर साइमन पूरी तरह चौंक जाता है। वो बोलता है ये इम्पॉसिबल है, ये सच में एक जोक है। तभी साइमन एलिजाबेथ के पास जाता है और बोलता है यंग मिस प्लीज मेरी बात सुनिए। अगर आप मुझे यहाँ पर बचा लेती हैं तो मैं जरूर ही पॉल वाइल्ड के पास जाकर आपके बारे में अच्छी बातें बोलूंगा। हमें बस आपको थोड़ा सा डराकर उनके पास ले जाने के लिए ऑर्डर किया गया था। मैं ब्लू वुल्फ स्क्वाड का 3rd स्क्वाड कैप्टन हूं, तो जरूर ही मेरी बात को सुनेंगे। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेथ अपने स्वॉर्ड से उसका सर काट देती है और बोलती है कि अब और ज्यादा वाइल्ड फैमिली को अपने नाम से गंदा मत करो। वो एल्रिक से बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं अपना टेम्पर खो चुकी थी। एल्रिक बोलता है हालांकि मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ने वाला था, तो ये ठीक है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? वो बोलते है कि नहीं मैं ठीक हूँ। वो बोलता है कि तुम्हारी बॉडी अभी पूरी तरह शॉक में है, थोड़ी देर रुको। हम देखते हैं कि वो अपना मैजिक उस पर यूज करता है। एलिजाबेथ बोलती है उससे कि रिक। तभी एल्रिक बोलता है कि हाँ बोलो। वो बोलती है कि क्या तुम किसी एक ब्लू वुल्फ को जिंदा छोड़ सकते हो? वो बोलती है कि मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ कि परिवार के नाइट्स जो कि एक मेरे जैसे एक टैलेंटलेस इंसान से दूरी बनाकर रखते थे। हालांकि वो मेरा रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि मैं ब्लू लॉयन की एक डॉटर हूँ। अगर अंकल ब्लू वुल्फ की बात की जाए तो वो कभी कभी अपना रिस्पेक्ट शो करते थे और कभी नहीं, और वो हमेशा मुझे अपने बुरे नजरों से घूरते रहते थे, जैसा कि वो मुझे कुछ समझते ही नहीं थे। लेकिन तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। साइमन बोलता है क्या कि तुम मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो? एलिजाबेथ बोलती है क्योंकि अंत में किसी को तो एक मैसेंजर के तौर पर जिंदा रहना ही होगा। वो घिनौने ब्लू वुल्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोलती है कि मेरे अंकल तक ये मैसेज पहुंचा देना कि उन्हें ब्लू लॉयन की पोजीशन कभी भी नहीं मिलने वाली। वो बोलती है कि अगर देखा जाए तो ये अभी भी रिस्क से डर रहे हैं। अगर मैं भी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती, अगर मेरे पास भी टैलेंट होता। तभी वो अपने मन में सोचती है अब नहीं, अब मुझे ऐसे बहाने नहीं बनाने चाहिए, मैं अपने वीक एटीट्यूड को चेंज करूंगी अपने और पावर पाने के लिए। तभी एलिक उससे बोलता है कि अब तो तुम कहाँ जाओगे? वो बोलती है कि अब मैं कार्नोई जाऊंगी और अपने फादर के साथ अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाऊंगे। एलिक बोलता है तो क्या तुम लोग अपना फोर्सेस इंक्रीज करने वाले हो? वो बोलती है कि हाँ, मैं अपने पिता के दोस्तों से हेल्प मांगने की कोशिश करूंगी जो कि उनके कर्ज के नीचे दबे हुए हैं। एलिक बोलता है ये तो बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। वो बोलता है कि जब तक वहाँ पर ब्लू लॉयन है तब तक उस जगह को कोई टच करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। एलिजाबेथ बोलते कि हाँ। वो बोलते कि हाँ, लेकिन अगर फादर नहीं उठते हैं तो ये बैटल हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकती है। लेकिन सर रिक इसमें हेल्प करे तो इसमें कोई पॉसिबिलिटीज आ सकती है, लेकिन लॉयंस कभी भी मेजेस के साथ काम नहीं करते। लेकिन इसके अलावा मैं सर रिक की और भी ज्यादा कर्जदार नहीं हूँ जिससे मैं पहले ही हूँ। मैं इनसे अभी अलग तो नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी इनसे गुड बाय बोलना होगा। तभी हम देखते हैं कि एल्रिक उसे कुछ देता है और बोलता है कि इसे पकड़ो। वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या है? एक थीसिस। तभी एल्रिक बोलता है कि मुझे मेरे प्रेजम्पशन के लिए माफ करना, लेकिन मैंने सुना है कि ब्लू लॉयन के हेड ब्लॉकेज डिजीज के सिमिलर डिजीज से सफर कर रहे हैं। मैं श्योर तो नहीं हूँ कि ये काम करेगा या नहीं, लेकिन ये ब्लॉकेज डिजीज का क्योर है। जिसे सुनकर एलिजाबेथ खुश हो जाती है। तभी चैन उससे चौंकते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे ब्लॉकेज डिजीज से कहने का क्या मतलब है? हम देखते हैं कि एल्रिक उन दोनों को हील कर रहा होता है। एल्रिक बोलता है कि पहले मुझे इसलिए माफ करिए कि मैं अपने आइडेंटिटी को आप सभी से छुपा रहा था। एलिजाबेथ बोलती है कि आखिर कैसी आइडेंटिटी? तभी एल्रिक उन सबको बताता है कि मेरा नाम एल्रिक मेलविंगर है, जो कि मेलविंगर फैमिली का लॉर्ड है, रेडिएंट स्टार ड्यूक। ये एक ऐसा सम्मान था जो कि सूडॉन मेलविंगर को एक मीगस के स्टार के तौर पर दिया गया था डीमंस के खिलाफ युद्ध में उनके जीत के बाद। हालांकि ये एक टाइटल जैसा है जो कि बैटलफील्ड में उनके रेडियंस को सिंबलाइज करता था। तभी एलिजाबेथ चौंके हुए बोलती है तुम्हारे कहने का मतलब है ये कि जो अभी इंपीरियल मैजिक हॉस्पिटल में कोमा में है वो एल्रिक मेलविंगर तुम हो? लेकिन मैंने जो सुना है कि वो इंसान। तभी एल्रिक बोलता है कि मेरे कुछ सर्कमस्टांस है जो कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। हालांकि ये बात सच है कि मैं कुछ समय पहले ब्लॉकेज डिजीज से सफर कर रहा था, लेकिन अब तुम मुझे देख ही सकती हो। वो बोलता है और जो तुम अपने हाथ में पकड़ी हो वो एक ब्लॉकेज डिजीज का क्योर है जो कि मैंने अपने रिसर्च द्वारा क्रिएट किया है। हालांकि ब्लू लॉयन की डिजीज ब्लॉकेज डिजीज से सिमिलर है, तो ये शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकता है। वो एलिजाबेथ से बोलता है कि क्या तुमने नहीं बोला था कि तुम उन सभी पर पलटवार करने वाली हो जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दिया था? तभी एलिजाबेथ बोलती है कि आखिर मैं इसके काइंडनेस
इसका कैसे रिप्लाई दूँ। तभी हम देखते हैं एलिक उसके सर पर हाथ रख कर बोलता है कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही अपना फेयर शेयर तुमसे ले लूंगा। हम देखते हैं कि एलिजाबेल उसकी बात सुनकर रोने लगती है। तभी एलिजाबेल जाते हुए बोलती है तो आपकी काइंडनेस का थोड़ा सा भी रिपे करने के लिए मैं आपकी जो हो सके वो मदद करूंगी सर रिक, नहीं मिस्टर एलरिक। वो बोलती है क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको हीरो बना दूं। तभी हम देखते हैं सिटी का सीन जो कि पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। सभी लोग बोलते हैं कि पेशेंट्स के जाने के लिए जगह बनाओ। तभी मेफिस्टो एलरिक से बोलता है तो क्या लेकिन ये ठीक रहेगा अपनी आइडेंटिटी को ऐसे रिवील करना। एलरिक बोलता है वो आदमी जिसका नाम पॉल विल है वो मुझे ढूंढने की कोशिश तो करेगा ही, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्लू वुल्फ को मार डाला है और वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपने हार से बहुत ही नफरत करता है और निश्चित रूप से उस प्रकार का इंसान जो कि हारना पसंद नहीं करता है वो जरूर ही मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा। और इसके अलावा चूंकि मेरा मैजिक बहुत ही यूनिक है, बस एक बार उस एकेडमी को मैं उलट पुलट कर दूं तो मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगा। मेफिस्टो बोलता है कि हालांकि तुम एक न एक दिन कैसे भी एक्सपोज होने वाले हो तो क्या तुम कोई स्टेज क्रिएट करोगे। वो बोलता है कि हाँ ये एक और पार्ट हो सकता है, लेकिन चूंकि मैंने ब्लू लॉयन की हेल्प की है तो ये हमारे मेलविंगर फैमिली को दोबारा राइज करने के लिए एक बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। मेफिस्टो उससे बोलता है कि मैंने सोचा था कि केवल तुम्हारे पास मैजिक की कोई यूज करने का टैलेंट है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे पास स्ट्रेटजी बनाने के भी टैलेंट है। तभी हम देखते हैं कि एक लेडी अपने हाथ में बच्चे को लेते हुए उससे एलरिक के पास आती है और बोलती है कि क्या आप अभी जा रहे हैं, आपको थोड़ी देर और रुकना चाहिए। एलरिक उससे हंसते हुए जवाब देता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बहुत ही देर तक पहले ही रह चुका हूँ और आप लोग को भी जल्द से अपने पहले के काम पर रिटर्न करना चाहिए। तभी वो औरत बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो बुरे लोगों ने हमें। तभी हम देखते हैं कि कोई उसके बीच में आ जाता है और बोलता है कि आपके हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं अपने ग्रेटिट्यूड को आपके सामने कैसे एक्सप्रेस करूँ। तभी एलिक उससे बोलता है कि आखिर अभी तक तुम अपने उस सॉरी फेस के साथ क्यों घूम रहे हो, मैंने तुमसे कभी बोला था कि मैंने बस अपने ड्यूटी को फुलफिल किया है। तभी वो बोलता है कि मैं चैन जो कि वैली का नाइट है वो आपके फेवर को कभी नहीं भूलेगा। एलिक बोलता है कि मैंने तुमसे बोला था कि तुम्हें इतना दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी मेफिस्टो बोलता है कि ये कमीना कहीं का, मुझे लगता है कि ये पैसों के लिए कर रहा है जो कि इसे फ्यूचर में मिलने वाले हैं। तभी एलिक बोलता है तुम चुप रहो। एलिक उससे बोलता है तो अब तुम क्या करने वाले हो चैन। चैन बोलता है कि हालांकि ये सभी काम वो पॉल वाइल्ड ने किया है, लेकिन बाप की भागी सभी वाइल्ड फैमिली है और मैं वाइल्ड फैमिली के नाम पर इन लोगों की हमेशा मदद करूंगा और अपने यंग मिस का सदा ही वफादार रहूंगा। तभी मेफिस्टो बोलता है तो इनकी प्लानिंग लोगों को भड़काने की है जिससे कि पॉल वाइल्ड की बदनामी पूरी तरह फैल जाएगी। वो लेडी अपनी मासूम शक्ल के साथ मेरी उम्मीद से भी बहुत ही ज्यादा चालाक है। तभी एलिक उससे बोलता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये एक नोबल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम देखते हैं कि एलिक वहां से निकलने लगता है और सभी लोग उससे बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी एक मेज बनना चाहता हूँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, प्लीज आप यहाँ पर जरूर आए। हम देखते हैं कि सब उसे अलविदा कह रहे होते हैं। मेफिस्टो बोलता है काहे का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बस एक जस्टिफिकेशन है। एलिक बोलता है तो अब हम डीन को देखने चले। तभी हम डीन के मेंशन को देखते हैं जो कि रिवॉन से बोल रहा होता है कि तुम अब जाओ और उस एक्सक्यूवेशन राइट्स को लो, भले ही तुम्हें नेरेस्टर फैमिली रोकने की कोशिश करे, आखिर तुम अब तक कर क्या रहे हो। रिवॉन उससे बोलता है कि मुझे माफ करिएगा। रिवॉन बोलता है कि वो कमीना सीएन नेरेस्टर आखिर वो अपने मेंटर के रास्ते में कैसे आ सकता है, मैं उसे इस एकेडमी में एक छोटा कदम भी डालने नहीं दूंगा। डीन फ्रस्ट्रेट होते हुए उससे बोलता है तुम बस एक रास्ता खोजो उसे पाने के लिए, इसके अलावा तुम्हें उन पर प्रेशर ही क्यों ना डालना पड़े या फिर उन्हें ब्राइब क्यों ना देना पड़े, जस्ट बस तुम एक रास्ता ढूंढो। हम देखते हैं कि रिवॉन वहां से निकल जाता है। हम देखते हैं कि डीन के टेबल बहुत सारे न्यूज जो पड़े होते हैं एक्टिवेशन नेस्ट के रिलेटेड। वो बोलता है कि हेडमास्टर इलेक्शन के 3 बज चुके हैं, अगर मुझे वो एक्टिवेशन राइट नहीं मिलते हैं तो मेरे तो एल लग जाएंगे। हम देखते हैं कि वो सारे न्यूज पेपर को जला देता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक बंदा आ जाता है और उससे बोलता है क्या तुम वो दोबारा बोल सकते हो जो तुमने पहले बोला था। डीन उसको पीछे की तरफ देखते हुए बोलता था तो तुम फाइनली डिसाइड कर ही लिए हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। हम देखते हैं कि वो बंदा सोफे पर बैठा होता है। डीन उससे बोलता है तो क्या तुम हमें हेडमास्टर बनने में मदद करोगे। वो बंदा बोलता है कि सारे प्रिपरेशन किए जा चुके हैं, मुझे बस आपकी अप्रूवल की जरूरत है। वो डीन बोलता है लेकिन आखिर तुम एक्सक्यूशन के राइट को कैसे पाओगे। वो बंदा बोलता है कि क्या आप हमारे साथ हाथ मिलाना चाहेंगे। तभी डीन बोलता है आखिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो हमने अभी तक अकॉम्प्लिश नहीं कर पाए वो तुम कर पाओगे। तभी वो बंदा बोलता है कि अगर आप हम पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो ये भी ठीक है, हमारे पास और भी कैंडिडेट्स हैं हेडमास्टर के इलेक्शन के लिए। तभी डीन बोलता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, आखिर तुम क्या चाहते हो। वो बंदा बोलता है कि बहुत ही सिंपल है, हम बस आपका सपोर्ट चाहते हैं सेस्टा के लिए, क्या ये
ये थोड़ा सिंपलर नहीं है हेडमास्टर के सीट से? डीन उससे बोलता है कि तुम श्योर हो कि तुम बस यही चाहते हो? वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही काफी होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम किसी सिटी की तरफ देख रहे हैं जहाँ कुछ लोग बात करते हैं कि हे, क्या तुमने एक न्यूज सुना लेंटिस सिटी के बारे में? वो बोलता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर लॉयन फैमिली के मेंबर्स कुछ कमोशन क्रिएट कर चुके हैं। बस अपने आपसी झगड़े के लिए उन्होंने सारे लेंटिस सिटी वालों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, उन सबके घर जला दिए और लोगों को बहुत ही लोगों को मार डाला है। लेकिन दूसरा बंदा बोलता है कि लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर एक मैजिशियन आया था और उन सभी रास्कल्स को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया। दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिर वो इतना कैपेबल इंसान कौन हो सकता है? मैंने सुना है कि वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव इंसान था। हम देखते हैं कि एलिक उन दोनों के बीच ही में खड़ा होता है। वो दोनों बात करते हैं कि अब तो उसे एटलांटिस का हीरो भी बुलाया जा रहा है। हम देखते हैं कि मेफिस्टो टेबल पर लेटे हुए उससे बोल रहा था, ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए हो सिटी में। एलिक बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पर खाना खाने आया था, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत दिनों से नहीं आया हूँ और मैंने उससे बोला था कि सभी र्यूमर्स को अच्छे से फैला दे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस लेवल तक लेकर चली जाएगी। तभी वो एलिजाबेथ की बातों को याद करने लगता है, जहाँ एलिजाबेथ उससे बोलती है कि क्या आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर हमें आपको एक हीरो बना दो? तो तभी एलिक बोलता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो बोलती है कि जो आपने यहाँ पर हीरोइक काम किए हैं उसको पूरी दुनिया जानना चाहिए, और जब आप खुद को दुनिया के सामने रिवील करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही काम आने वाली है, और तो और ये मेरे अंकल पॉल को भी बहुत ही प्रेशराइज करेगी, और यहाँ तक कि मेरे रेपुटेशन को भी बिल्ड करने में काम आएगी। वो बोलता है कि उसने बोला था कि ये मेरे बहुत ही काम आएगा, लेकिन क्या वो इस बात से श्योर थी? हम देखते हैं कि सभी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि उस हीरो ने स्कैंटलेस फ्लावर को भी वहां पर बचाया था। दूसरा बंदा बोलता है, क्या सच में? जो क्राउन प्रिंस से एकदम मैरिज करने ही वाली थी लेकिन उनकी शादी टूट गई, तो क्या वो पागल उसने ऐसा किया क्योंकि वो मैरिज करने वाले हैं? वो सभी बोलते हैं कि क्या ये एक लव ट्रायंगल नहीं है? एरिक बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरे हीरोइक काम के अलावा रोमांस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसे सिचुएशन को समझकर उसे एडवांटेज की तरफ कैसे ले जाना है उसे बहुत ही अच्छे से आता है। अब मुझे यहाँ से कहीं और जाके खाना चाहिए। और वो अपने मन में सोचता है कि ये एक सचमुच अपने नाम को बढ़ाने का बहुत ही बढ़िया रास्ता है, चाहे वो एक हीरोइक काम ही हो या फिर कोई रोमांस। वो बोलता है अपने मन में कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास भी कोई इजाबेल की तरह हो जो कि मेरे फैमिली को रिबिल्ड करने में मदद करे। और सॉरी फ्रेंड्स, मैं उसको कभी से एलिजाबेल बोल रहा था, उसका नाम इजाबेल है। वो बोलता है कि और मैं चाहता हूँ कि वो सेफली कनोई पहुंच जाए। वो मेफिस्टो से बोलता है कि मेफिस्टो चलो टेबल से उठो, अब हम कहीं और चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है और एली को बोलता है रोकते हुए कि तो तुम यहाँ पर हो। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उस पर अटैक कर देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिससे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर क्या हुआ। सभी लोग बोलते हैं क्या ये पॉल वाइल्ड है, लेकिन ये तो कैपिटल है, वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? सभी लोग यहाँ से जल्दी से भागो। तभी एलिक चौंकते हुए बोलता है कि मुझे ये इस मैजिक के बारे में याद आ रहा है। तभी वो बंदा बोलता है कि तो तुमने इस मैजिक को डॉज कर लिया? हाँ। एलिक उससे बोलता है कि बहुत समय से नहीं मिले, ऐसा नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर कर दिया? वो बंदा बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। हालांकि तुम मुझे यहाँ पर दिखे हो तो तुम थोड़ा सा तो मार खाना डिजर्व भी करते हो, क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम ट्रेटर कहीं के। और हम देखते हैं कि ये सीएन होता है। भाई सच में उसने बहुत ही इस पर प्रेशर डाली हुई होती है। सभी लोग बोलते हैं कि जरा वहाँ तो देखो आखिर वो कौन है। तभी एलिक उन सबको रोकते हुए बोलता है कि ये मेरा एक पुराना दोस्त है सीएन। दूसरे बंदे बोलते हैं तो क्या फ्रेंड एक दूसरे को ऐसे ग्रीट करते हैं? सीएन उससे टेबल पर बैठकर बोलता है आखिर तुम कैसे दोस्त हो जिसका सभी किया धरा मुझे संभालना पड़ रहा है, और आखिर में तुमसे क्या ही उम्मीद कर सकता हूँ। मेफिस्टो उससे बोलता है एलिक से कि मुझे ये तुम्हारा दोस्त बहुत ही पसंद आया। एलिक बोलता है तो अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो क्यों ना तुम मुझे एक बियर खरीद के ला दो। सीएन बोलता है अभी जा देखो तो इसको, ये एक पूरे नेस्ट का मालिक है और अभी भी कंजूस बन रहा है। सीएन उससे बोलता है कि तुम कमी नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए आखिरी बारी कर रहा हूँ, और आखिर लॉयंस के डॉटर के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था? एलिक बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग किसी टाइप के रिलेशनशिप में नहीं है। सीएन बोलता है तो क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वेटर आ जाता है और सीएन उसको ऑर्डर देता है। एलिक अपने मन में सोचता है ये कमीना कहीं का, इसको मेरे माना के बारे में फील हुआ, लेकिन ये उसके बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है, ये बस इंतजार कर रहा है कि मैं उसे कब इसके बारे में बताऊंगा। तभी सीएन बोलता है आखिर तुम इतना सीरियस फेस क्यों बना रहे हो, ये तुम पर सूट नहीं होता, तुम्हारा शक्ल ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते? तभी मेफिस्टो से टोंट मारते हुए बोलता है कि हाँ तुम्हारे एक्सप्रेशन बहुत ही खराब दिख रहे हैं। सीएन बोलता है तो खाना यहाँ पर आ चुका है, इसे ठंडा होने से पहले खा लो। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों चीयर्स करते हुए बोलता है एलिक की आखिर तुम्हारे डिस्कसिंग कहने से क्या मतलब है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे कुछ देर पहले हैंडसम बुलाया जा रहा था? सीएन बोलता है कि हालांकि मैंने तुम पर अभी वो पंच नहीं मारा जो कि मेरा तुम पर कर्ज है। सीएन एलिक से बोलता है सभी प्रिपरेशन कर दिए गए हैं जैसा कि तुमने पहले इंस्ट्रक्शन किया था, लेकिन क्या ये सही रहेगा अगर क्या हो तुम इसमें सब अपना कुछ खो देते हो? तो एलिक उससे बोलता है कि तुम अभी चिंता मत करो, अभी के लिए बस दो ही चीजें जिसके बारे में हमें चिंता करना चाहिए। पहला तो बैरक्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना जो कि मुझे मारने की कोशिश की थी, और दूसरा अपने फैमिली मेलविंगर फैमिली को दोबारा रिवाइव करना, और मैं इन दोनों काम को एक बार में ही करूंगा। सीएन बोलता है तो चलो तुमने जैसा बोला था मैं वैसे ही प्रिपरेशन करूंगा। सीएन बोलता है ये सब छोड़, हालांकि इस समय कार्ल बहुत ही हेल्थ से गुजर रहा है। तभी वो कुछ सोचकर चौंक जाता है और वो बोलता है ये बहुत ही बुरा हुआ, हमारी
फैमिली की वो चुड़ैल अभी तक उसको इस रूमर्स के बारे में पता लग गया होगा। एल्रिक बोलता है क्या चुड़ैल, क्या तुम्हारा मतलब मिस तासा से है? शियन बोलता है कि हाँ, अगर ये रूमर्स उसकी तरफ पहुंचे तो वो पूरी तरह पागल हो जाएगी और वो अपने मन में सोचता है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे प्लान पर बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट डालेगा। तभी से शिफ्ट होता है तासा नेरेस्टर की तरफ। वो बोलती है क्या एकेडमी को एक्सक्वेशन के राइट्स दे दिए गए? उसका गार्ड बोलता है कि हाँ, इसके पीछे डीन बैरेक्स है जो कि एलिमेंट मैजिक डिपार्टमेंट से है। वो अपने गार्ड से बोलती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों होने दिया? अब जल्द से रेडी हो जा, हमें जल्द से जल्द हॉस्पिटल के लिए निकलना है। तभी वो अपने गार्ड से बोलती है कि मुझे संक्षिप्त में समझाओ हेनबी की कल ही उस बूढ़े घुसट के बारे में बेकार की बातें हो रही थी, आखिर उसका क्या हुआ? वो बोलता है मुझे मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर्स तो यही कह रहे हैं। डीन बैरेक्स को एक्सक्वेशन का राइट मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि उनके पंखी निकल आए हैं और इलेक्शन की हालत पूरी तरह बदल गई है। और इसमें यह भी लिखा है कि नेरेस्टर फैमिली ने एक्सक्वेशन राइट को जब्त करने की घोषणा भी की है। वो बोलती है भले ही हेक्साग्राम फैमिली हम पर दबाव डाले, लेकिन फादर इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। और सीएन के बारे में क्या? वो बोलता है कि यंग मास्टर अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। वो बोलती है कि क्या इतने बड़े कमोशन के बाद उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया? हम देखते हैं कि तासा पूरी तरह गुस्सा हो रही होती है, जिसकी वजह से हेनबाई बोलता है कि अब मुझे कहीं जाना है, मुझे माफ करिएगा। तभी वो उससे बोलती है कि रुको, तुम्हें क्या पता नहीं है कि वो एक्सक्वेशन राइट ना तो हमारी फैमिली की है ना तो उस एकेडमी की है। वो बोलती है आखिर उन दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए? क्या मुझे उन दोनों के पास जाना चाहिए, उन दोनों को सबक सिखाने के लिए? सीन शिफ्ट होता है सुडोन एकेडमी की तरफ। हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी लाइटें लगी हुई होती हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए होते हैं। हमें बताया जाता है कि सुडोन एकेडमी का हेडमास्टर ये बस केवल एक टाइटल नहीं है, ये एक उपाधि है जो कि एक मार्किस के तौर पर ठीक टावर मास्टर के बगल वाले सीट को माना जाता है। हम देखते हैं कि इलेक्शन का दिन आ गया होता है और बहुत सारे लोग हॉल में आकर ऑडिटोरियम पे बैठे होते हैं और बीच में सभी कैंडिडेट अपने अपने सीट पर बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीन खड़े होकर सभी से बोलता है कि आप लोग का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप लोग को इस एकेडमी के फ्यूचर में इंटरेस्ट देखकर बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ड्रैगन नेस्ट की खोज एक ऐसी चीज है जिसे दोबारा इतिहास में कभी नहीं दोहराया जाएगा और मैं बैरेक्स उसी खोज को लेकर यहाँ पर हूँ। अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं एक ऐसा सिस्टम स्टेबलाइज करूंगा जो कि इन सारे बड़े बड़े खोजों को डिस्कवर करने में मदद करेगी। तभी हम सीएन को देखते हैं जो कि ऊपर बैठकर बोलता है इससे लगता है कि ये एकेडमी पूरी इसकी है और ये सभी कैंडिडेट्स के आने से पहले ही इसने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया। और वो सोचता है कि क्या एल्रिक ये सब खुद से संभाल पाएगा भी या नहीं। हालांकि बैरेक्स की अप्रूवल रेटिंग फर्स्ट प्लेस पर है। तभी हमें उसी टाइम का सीन दिखाया जाता है जब एल्रिक और सीएन उस रेस्टोरेंट में थे। सीएन एल्रिक से बोलता है कि हालांकि मुझे मालूम है कि तुमने बहुत ही केयरफुली प्लान बनाई होगी, लेकिन ये उन पर काम नहीं करेगा जिसको उसने घूस दिया हुआ है। एल्रिक बोलता है कि तुम बस इंतजार करो और देखो कल क्या होता है। तभी हम डीन की तरफ देखते हैं जहाँ उसका एक सपोर्टर उसके पास आता है और बोलता है कि आपने बहुत ही अच्छा स्पीच दिया हेडमास्टर। डीन उसे बोलता है हालांकि मैं अभी तक तो जीता भी नहीं हूँ, लेकिन आप मुझे ऐसे एड्रेस कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए, मैं वही करूंगा जो कि श्रेष्ठा चाहता है। और वो बोलता है चलिए अब हम दूसरे कैंडिडेट्स को भी बोलने का मौका देते हैं और हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। वो बंदा बोलता है तो फिर मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, हमें इसका नाम अभी तक नहीं बताया गया है, तो हम इसे बस ब्लैक हेयर ही बोलेंगे और मैं आपसे एक अच्छी न्यूज एक्सपेक्ट करता हूँ। तभी डीन अपने मन में सोचता है कि मैं जरूर तुम्हें एक बहुत ही अच्छी न्यूज दूंगा। मुझे तो पहले शुरुआत से तुम्हारा कोई मदद करने का मूड नहीं था और जब मैं हेक्साग्राम के टावर मास्टर के बराबर आ जाऊंगा तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे उस फालतू श्रेष्ठा ग्रुप की किसी भी तरीके से मदद करूंगा? हेडमास्टर बनने के बाद तुम्हें कुचलना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होगी। हम देखते हैं कि उस ब्लैक हेयर की आंखें चमकती है और वो स्माइल करने लगता है और कोई बताता है कि सभी 7 कैंडिडेट्स की स्पीच अब खत्म हुई, अब यहाँ से वोटिंग स्टार्ट होगी, तो कृपया करके आप सभी अपने सीट पर बैठे रहें। हम देखते हैं कि सीएन एल्रिक के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो अपने सामने कुछ देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। वो देखता है कि उसकी बहन वहाँ पर आ गई होती है और वो बोलता है कि सिस्टर आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी एक बूढ़ा आदमी उससे बोलता है कि मिस तासा, हालांकि आप ये नहीं समझ पा रही कि ये किस तरीके का इवेंट है। वो उससे बोलता है कि इलेक्शन कमेटी की सीटिंग एरिया है, ये आपके पुराने दोस्तों से मिलने की कोई जगह नहीं है। तभी ताशा उससे बोलती है क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता? मैं यहाँ नेशनल फैमिली के लॉर्ड के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आई हूँ, हालांकि इस सिचुएशन के बारे में मुझे आप सभी से ज्यादा अच्छे से मालूम है। तभी हम देखते हैं कि वो सीएन की तरफ देखने लगते हैं, जिससे सीएन पूरी तरह घबरा जाता है। वो बोलता है कि उसने मुझे देख लिया, आखिर क्या उसको कुछ मालूम है? तभी हम देखते हैं रिवन को जो कि माइक पर आता है और बोलता है कि मैं सभी लोगों का थोड़ा सा अटेंशन चाहता हूँ। मैं यहाँ इलेक्शंस के शुरू होने से पहले उसके वोटिंग के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। तो मैं सभी वोटर से ये बोलता हूँ कि आप सभी शांति से सीट पर बैठ जाएं और मेरी बात ध्यान से सुने। वो बोलता है कि आप सभी को मैजिक क्रिस्टल मिला होगा जिसमें आप सभी कैंडिडेट्स के इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं और 7 कैंडिडेट में से किसी एक ही पर्सन को वोट कर सकते हैं और रिजल्ट जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा जब सभी लोग अपने वोट्स दे देंगे। और डीन अपने मन में बोलता है कि मैंने इस दिन का बहुत समय से इंतजार किया है और ऐसे ही बहुत सारी फालतू बातें अपने मन में किए जा रहा होता है जो कि कहानी से रिलेटेड नहीं है। तभी हम देखते हैं सभी वोटर्स ने अपने वोट्स दे दिए होते हैं। रिवन बोलता है कि अब मैं रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ। मेलविंगर फैमिली के वोट्स को छोड़कर जो कि आज प्रेजेंट नहीं है सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं। इतना बोलते ही वो थोड़ा सा साइलेंट लेता है, थोड़ा सा सिचुएशन को इंटेंस बनाने के लिए। और इधर
बैरेक्स अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा नाम लो बैरेक्स। तभी वहाँ पर एल्रिक आ जाता है और बोलता है कि रुको। हम देखते हैं कि सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं आखिर किसकी हिम्मत हुई इलेक्शन को इंटरप्ट करने की। सीएन अपने मन में बोलता है तो एल्रिक आखिर तुम आ ही गए। मेलविंगर फैमिली के लॉर्ड एल्रिक मेलविंगर, एक रेडिएंट स्टार ड्यूक होने के नाते और एक इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं यहाँ पर आया हूँ। हम देखते हैं कि ये सब देखकर सभी लोग पूरी तरह चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या एल्रिक मेलविंगर क्या ये हॉस्पिटल में बीमार नहीं पड़ा था? क्या ये वही प्रेस्टिजियस फैमिली का डिस्ग्रेस बच्चा नहीं है? आखिर ये क्या चल रहा है? रिबॉन बोलता है क्या ये कोमा में नहीं था? हम देखते हैं कि उसके आगे पीछे बस फ्लैश लाइट चल रही होती है और सभी मीडिया वाले उससे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। डीन अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कमीना आखिर यहाँ पर कैसे आ गया? तभी उसके पीछे से लोग बोलते हैं कि एल्रिक मेलविंगर आखिर ये तुम्हारी डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है? आखिर एक छोटा सा स्टूडेंट हेडमास्टर के इलेक्शन को कैसे खराब कर सकता है? तभी एल्रिक उन सबसे बोलता है कि क्या तुम एम्पायर के लॉस को थोड़ा हल्के में नहीं ले रहे हो? और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कोई एकेडमी के स्टूडेंट के तौर पर नहीं आया हूँ, लेकिन एक एम्पायर के ड्यूक के नाते मैं इस इलेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आया हूँ। तभी हम देखते हैं एल्रिक की एकदम बैडेस लुक को। वो बोलता है जो बीच में इलेक्शन के लिए सीट खाली है वो मेलविंगर्स की है। क्या ये पुराने हेडमास्टर के सम्मान में मेलविंगर्स के लॉर्ड के लिए नहीं रखा गया था? तभी डीन खड़े होते हुए बोलता है कि मुझे मेलविंगर फैमिली के लॉर्ड का हेल्थ देखकर अच्छा लगा। हालांकि वोटिंग पहले ही खत्म हो चुकी है, लेकिन आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? एल्रिक बोलता है हालांकि वोटिंग खत्म हो चुकी है तो आपको सूडोन एकेडमी के इलेक्शन लॉ आर्टिकल 7 सेक्शन 2 को बताना चाहिए। इसमें लिखा है जब कैंडिडेट्स के साथ कोई प्रॉब्लम होता है या फिर उसे दोषी माना जाता है तो वो इलेक्शन उसी समय रद्द कर दिया जाता है और उसे इलेक्शन कैंडिडेट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसके बाद आधे से अधिक रिप्रेजेंटेटिव्स के सहमति पर दोबारा से इलेक्शन परफॉर्म किया जाता है। मैं रेडिएंट स्टार ड्यूक एल्रिक मेलविंगर मैं एक्सपोज करता हूँ कि हेडमास्टर कैंडिडेट बैरेक्स जो कि कैंडिडेट होने के लिए क्वालिफाई नहीं है क्योंकि उन्होंने प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स में फेरबदल की है और मैं ये भी चाहता हूँ कि इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए क्योंकि उन्होंने रेडिएंट स्टार ड्यूक को मारने की कोशिश की है। तभी डीन उससे बोलता है कि क्या तुम इस बात की गहराई को समझ पा रहे हो जो अभी तुमने बोला है? क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि मैं एक क्रिमिनल हूँ? क्योंकि तुम यहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हो एक प्रेस्टिजियस फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, तो हम इसे दोबारा से प्रोसीजर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे जैसा कि तुमने कहा। डीन बोलता है क्या आप सभी मेरे इलेक्शन मेंबर्स एल्रिक मेलविंगर नहीं लॉर्ड मेलविंगर की बातें सुन रहे हैं, इनकी बिना हाथ पैर वाली बातें? डीन अपने मन में सोचता है कि एल्रिक मेलविंगर लगता है कि तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो, लेकिन अब तुम कुछ भी कर रहे हो रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला। आखिर तुम्हें मुझे छूने की कोशिश कैसे की? मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पॉलिटिक्स क्या होती है। और वो एल्रिक से बोलता है कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारी बातें सुनेगा, अब तो तुम क्या करोगे? एल्रिक डीन से बोलता है आखिर आप इतनी जल्दी में क्यों है? मैं जो बोलने वाला हूँ उसके बाद आपको निर्णय लेने में देर नहीं होगी। डीन उससे बोलता है तो क्या फिर से तुम अपनी वो बकवास बातें करना चालू रखोगे? तभी हम एल्रिक को देखते हैं जो कि अपने हाथ में कुछ क्रिस्टल जैसा निकालता है और उसमें डीन की सारी रिकॉर्डिंग सुनाने लगता है सबको, जो कि उसमें वो बोलता है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, उस एल्रिक को प्लान के हिसाब से मार डालना और उसका पेंडेंट उसकी याद के तौर पर लेते आना। हम देखते हैं कि उस क्रिस्टल में डीन का इमेज दिखाई दे रहा था और ये सारी वॉइस उसी की होती है। वो बोलता है कि हालांकि जैसा आप सभी जानते हैं कि डीन बैरेक्स इसके विपरीत सीएन नरेस्टर और मेरी इस खोज में किसी भी प्रकार की मदद नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने मुझे मारने की और मेरे फैमिली के आखिरी निशानी को पाने की कोशिश की है। आखिर कौन सोच सकता है कि मेरी बात बिना सर पाँव के हो सकता? हम डीन को देखते हैं जो कि पूरी तरह घबराया हुआ होता है। तभी डीन बोलता है कि नहीं, ये मुझे फंसा रहा है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ट्रिक यूज करने की अपने डिसेप्शन मैजिक के जरिए? तभी एल्रिक उससे बोलता है कि आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? आखिर मैं कैसे किसी 7 सर्कल के आर्कमेज को बेवकूफ बना सकता हूँ? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कोई 8 सर्कल का मैजिशियन हूँ? सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि वो 7 सर्कल के आर्कमेज और हम सभी को अपने डिसेप्शन मैजिक से फूल बना सके। और एक ब्लॉकेज डिजीज का पेशेंट 8 सर्कल का मैजिशियन हो, ये तो और भी ज्यादा रेडिकुलस है। तो फिर क्या सच में डीन ने रेडिएंट स्टार ड्यूक को मारने की कोशिश की है? तभी डीन अपने मन में सोचता है कि मैंने तो ये क्रिस्टल रिबॉन को दिया था और मैंने उससे बोला था कि उसे वहीं पर मार डालने के लिए, आखिर ये इसके पास कहां से आ गया? और वो अपने मन में ही रिबॉन को देखते हुए गाली देने लगता है। हम देखते हैं कि इधर रिबॉन को हिचकी आ रही होती है और वो सभी से बोलता है कि अभी कमेटी मेंबर्स एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम सभी को अभी शांत रहना चाहिए। डीन अपने मन में बोलता है कि तुम कमीने कहीं के रिबॉन, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बिट्रे करने की? तभी सीन उसी रेस्टोरेंट का शिफ्ट होता है जहां दोनों बैठकर बात कर रहे थे और सीएन एल्रिक से बोलता है कि हमने कुछ रात के समय हॉस्पिटल के आसपास कुछ सस्पिशियस पकड़ा और वो रिबॉन था। एल्रिक बोलता है क्या सच में वो उस कमीना बैरेक्स उसने शायद उसको? सीएन बोलता है कि नहीं, बात ये नहीं है, इस बार वो कुछ कहना चाहता था। उसने बोला कि उसके पास कुछ है जो कि तुम्हें देना चाहता है और वो
तुम्हारे जगने तक इंतजार करेगा। एरिक बोलता है क्या उसने ऐसा बोला? तभी हमें डीन की तरफ दिखाया जाता है जिसने बोला था रिवन से कि जाके कोई तरीका ढूंढो, यहाँ तक कि तुम्हें किसी को घूस ही क्यों ना देना पड़े या फिर उन सब पर प्रेशर ही क्यों ना डालना पड़े, तुम जाओ और कुछ काम करो। हम देखते हैं कि रिवन बाहर आकर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है और वहां से दौड़ते हुए निकल जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एरिक अपने मन में सोच रहा होता है कि रिवन का बहुत ही थैंक्स जो कि उसने एक छोटा सा एविडेंस बचा के रखा था। हालांकि मेरे पास जो एविडेंस थे उससे मैं बैरक्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सका था, लेकिन इससे मेरा काम और भी आसान हो गया। और वो बोलता है कि आखिर रिवन ने उसके कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड क्यों किया? ऐसा लगता है कि मैंने जब उसे नेस्ट में बचाया था तो उसने इसका रिपे किया है। एरिक बोलता है कि हालांकि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो जो भी डंजन या फिर नेस्ट को डिस्कवर करता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन डीन बैरक्स ने उस एक्सक्वेशन राइट को हथिया लिया बिना मेरे किसी परमिशन के। हालांकि इन्होंने बस केवल रेडियंट स्टार ड्यूक को मारने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि इन्होंने मेरिविंगर के हेयरलूम और उनके एक्सक्वेशन राइट्स को हथियाने की भी कोशिश की है। इसलिए मैं केवल न ही डीन बैरक्स को एक उम्मीदवार के रूप में अधिकार से हटने के लिए अपील कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन्हें अपने किए गए गलत कामों का भुगतान करने के लिए भी अपील कर रहा हूँ। तभी एक कैंडिडेट बोलता है कि अब हम क्या करें? तभी दूसरा बंदा बोलता है कि अभी इसमें डिस्कशन करने के लिए क्या ही रह गया है। अगर बैरक्स के पास कोई एक्सकवेशन राइट्स नहीं है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। तभी एक कैंडिडेट बोलता है कि लेकिन एरिक, मुझे तुम्हारी तरफ से माना का महसूस हो रहा है। क्या तुम्हारी ब्लॉकेज डिजीज ठीक हो गई? और मैंने ये भी सुना था कि तुम कोमा में थे, तो क्या तुम कम्प्लीटली ठीक हो गए हो? तभी एक कैंडिडेट मिस ताशा से बोलता है कि नरेस्टर फैमिली की रिप्रेजेंटेटिव, आपको देख के ऐसा लगता है कि आप कुछ जानती हैं, आखिर क्या चल रहा है? तभी ताशा हंसते हुए उन सबसे बोलती है कि मैं बहुत ही आश्चर्य हूँ, क्योंकि जो रिलेशनशिप में है मेरिविंगर फैमिली के साथ वो बस मेरा केवल छोटा भाई है सीएन नरेस्टर, और ये वो नहीं है जो कि इस समय इंपॉर्टेंट है। तभी डीन बोलता है कि आप लोगों ने जो भी उस क्रिस्टल में देखा है वो पूरी तरह झूठ है, मैं चाहता हूँ कि उसे एनालाइज किया जाए। और वो अपने मन में गुस्सा करते हुए बोलता है कि ऐसे ही चलता रहा तो मेरा हेडमास्टर का सीट अब मेरे सर के साथ ही उड़ जाएगा। अभी के लिए मुझे इसे डिनाई कर देना चाहिए और श्रेष्ठा की मदद लेनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वो उस ब्लैक हेयर वाले आदमी को ढूंढने लगता है और वो देखता है कि वो ब्लैक हेयर वाला आदमी सीएन के पास खड़ा है। और वो अपने मन में बोलता है कि आखिर वो सीएन के पीछे क्यों खड़ा है? और वो बोलता है कि वो कमीना शुरुआत से ही सीएन के साइड में था। हमें पता चलता है कि सीएन का सर्वेंट कार्ल होता है। तभी सीन उसी रेस्टोरेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहां सीएन बोलता है कि अभी इस समय कार्ल बहुत ही परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन उसने बोला है कि उसे बैरक्स के साथ खेलकर बहुत ही मजा आ रहा है। और सीएन बोलता है कि लगता है मैं बहुत ही शातिर इंसान हूँ और यहाँ कोई श्रेष्ठा इतना भी खराब नाम नहीं है। तभी बैरक्स एरिक पर गुस्सा करते हुए अपने मन में सोचता है कि तो तुमने पहले से ही इसके बारे में प्लानिंग करके रखी थी। तभी एरिक बोलता है कि रिस्पेक्टेड इलेक्शन मेंबर्स, ऐसा लगता है कि सभी चीजों को संभाल लिया गया है, अब हमें दोबारा से वोटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। और वो बोलता है तो आखिर कौन हेडमास्टर की पोजीशन को बाई करना चाहता है? तभी मेफिस्टो एरिक से बोलता है तुम सच में अनबिलीवेबल हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर बार्गेनिंग अपना स्टार्ट कर दोगे, और मैं ये नहीं बता सकता कि तुम फियरलेस हो या फिर तुम सेंसलेस हो। तभी एरिक मेफिस्टो से बोलता है कि आखिर मेरा हिस्सा अभी नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? हालांकि मुझे अभी भी उस एकेडमिक वार्निंग को हटाने की और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की जरूरत है। मेफिस्टो उससे बोलता है तो क्या तुम उस इंसान को ऐसे ही जाने दोगे? ऐसा लगता है कि वो बंदा यहाँ से तुम दबाकर निकलने की कोशिश कर रहा है। तभी एरिक बोलता है कौन? आखिर वो गंजा बुढ़ा? तभी वो उससे अपनी टेलीपैथी के थ्रू बोलता है कि मुझे माफ करिएगा क्या, लेकिन क्या मेरी आप आवाज सुन सकते हैं? ये कितना इंप्रेसिव है, हालांकि मैंने आपकी तरफ टारगेट नहीं किया था लेकिन आपने इसे सुन लिया। वो डीन से बोलता है कि मुझे लगता है कि आप गंजे होने के बावजूद भी अभी भी 7 सर्कल के आर्कमेज है, आप मेरी वॉइस ट्रांसमिशन सुन सकते हैं, ये बहुत ही तारीफ की बात है। वो बोलता है कि आखिर आप इतना शांत क्यों है, क्या आप टेलीपैथी के थ्रू हमसे बात नहीं कर सकते? चलो अब इसे छोड़ो, हालांकि तुम मुझे सुन पा रहे हो यही मेरे लिए काफी है। एरिक बोलता है कि अरे हाँ, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक विजार्ड हैं, तो ऐसा इसलिए है कि मेरी टेलीपैथी आपके बिना बालों वाले सर में पूरी तरह मिल जा रही है क्योंकि आप गंजे हैं। और भाई एरिक ने यहाँ पर बहुत ही खतरनाक बेइज्जती की होती है डीन की। तभी हम डीन को देखते हैं जो कि पूरी तरह गुस्सा हो जाता है और उस पे और एरिक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो एरिक से चिल्ला के बोलता है तुम कमीने कहीं कि आखिर तुम्हारी मुझे छिड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? सभी लोग बोलते हैं कि डीन वीरेक्स, आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम देखते हैं कि डीन उस पर अटैक कर देता है जिससे बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। तभी हम एरिक को देखते हैं जो कि वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए एक बैरियर को अपने मैजिक से क्रिएट कर देता है और सभी लोग जो भी वहां पर बैठे होते हैं वो सभी इसको देखकर पूरी तरह चौंक जाते हैं और वो ऊपर की तरफ सीलिंग पर देख के बोलते हैं ये तो 5 सर्कल व्हाइट विजार्ड है। हम डीन को देखते हैं जो कि एरिक पर लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है और एरिक उसके सभी अटैक को काउंटर कर रहा होता है। तभी एक इलेक्शन कैंडिडेट बोलता है कि ये तो लेंटिस के हीरो का
मैजिक है। सभी लोग बोलते हैं कि अगर सोचा जाए तो इसने 6 मैजिक सर्कल लाइटनिंग को ब्लॉक किया है, तो आखिर ये कैसा मैजिक कास्टर हो सकता है। ये तो प्रेस्टिजियस मैजिक फैमिली का एक डिस्ग्रेस था, आखिर इसके पास मैजिक पावर कैसे हो सकती है। तभी एरिक अपने मन में सोचता है कि मुझे लगा था कि ये थोड़ा बुढ़ा है तो मैं इसे अच्छे से संभाल सकता हूँ, लेकिन एक 7 सर्कल का मेज 7 सर्कल का होता है, हम इसे आसानी से ऐसे ही नहीं हरा सकते। हालांकि डीन, तुम ये भूल रहे हो कि आखिर ये कौन सा प्लेस है। हम देखते हैं कि डीन अपने मैजिक से उस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक फायर वॉल जैसा क्रिएट हो जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर तासा नेस्टर आ चुकी होती है और उसके पास एक फायर फोनिक्स होता है, जिसे एरिक देख लेता है और बोलता है क्या एक फोनिक्स, अच्छा तो ये है फॉरबिडन विच, 7 सर्कल के मेजेस में सबसे यंगेस्ट जिसने एक फायर फोनिक्स को भी टेम किया है। मुझे नहीं पता था कि सिस्टर तासा भी इसमें शामिल होगी, लेकिन अब ये लड़ाई शुरू होती है। हम देखते हैं कि उनके बीच में और सारे कैंडिडेट्स डीन को रोकने के लिए आ जाते हैं। एरिक अपने मन में सोचता है कि हेक्साग्राम के इलेक्शन के रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि मेजेस और स्टेज हैं, वो बैरक्स से स्किल में किसी तरीके से भी कम नहीं है और वो उन सबके उसके सामने आकर खड़े हो गए हैं। और अगर बैरक्स ऐसे अपना डिस्टर्बेंस कंटिन्यू करता रहा तो उसे वो सभी डिसरिस्पेक्टफुल कंसीडर करेंगे। तभी एरिक उसको चिढ़ाते हुए बोलता है तो क्या अब तुम यहीं पर रुकने वाले हो इतना दूर आने के बाद। और वो अपने साउंड ट्रांसमिशन से बात कर रहा होता है डीन से। वो डीन से बोलता है कि तुम तो पहले ऐसे बात करते थे कि जैसे कि पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में, तो क्या अब तुम्हें इन सब से डर लग रहा है। और यहाँ तक कि तुमने मुझ पर एक स्केच तक भी नहीं डाला है, तुमने बस मेरे थोड़े से कपड़े गंदे कर दिए हैं। आखिर तुम वो क्यों नहीं करते जो तुमने पहले किया था। और एरिक बोलता है कि तुम सच में इस समय एक गुस्सैल कुत्ते की तरह हो। तभी हम देखते हैं कि डीन आकर उस पर पंच कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और सभी लोग ये देखकर चौंके होते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। सभी लोग बोलते हैं क्या मेलविंगर के हेड पर अटैक कर दिया गया, जल्दी से बैरक्स को पकड़ लो। मेफिस्टो उससे बोलता है कि मैं सच में बहुत ही आश्चर्य में हूँ कि मैं एक डीमन कहलाने के भी लायक हूँ या नहीं। सीरियसली अगर तुम डीमन पैदा हुए होते तो एक सच में बहुत ही मैग्निफिसेंट डीमन किंग बनते। तभी एरिक उसकी बातों पर हंसते हुए उससे बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता कि जो मेरे साथ खिलवाड़ करता है तो उसका क्या होता है। तभी हमें उसके दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट में बैठे लोग बात कर रहे होते हैं, क्या तुमने सुडोन एकेडमी के डिस्टर्बेंस के बारे में न्यूज सुना है। दूसरा बंदा बोलता है क्या वो सेड्रिक मेलविंगर जो कि अभी कोमा में था, जो कि एक प्रेस्टिजियस फैमिली का डिस्ग्रेस है, आखिर वो कर ही क्या सकता है। तभी वो दूसरा बंदा बोलता है कि बात ये नहीं है बेवकूफ, आखिर तुम जानते भी हो कि वो एरिक मेलविंगर एक्चुअली में कौन है। दूसरा बंदा बोलता है कि आखिर तुम क्या बके जा रहे हो। वो बोलता है कि मैंने सुना है कि वो वही हीरो है जिसने एटलांटिस को बचाया था। दूसरा बंदा चौंकते हुए बोलता है कि क्या। हमें बताया जाता है कि डीन बैरक्स को एकेडमी से निकाल दिया गया और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। हम देखते हैं कि डीन के पास बहुत सारे रिपोर्टर्स उनसे सवाल कर रहे होते हैं। सुडोन मेलविंगर के ग्रैंडसन एरिक मेलविंगर, आखिर उन्होंने अपने ब्लॉकेज डिजीज को कैसे क्योर किया, क्या उन्हें ड्रैगन मिस्ट में कोई सीक्रेट के बारे में पता चला है। और हमें बताया जाता है कि एरिक मेलविंगर ने नेस्ट के एक्सकवेशन राइट को नेस्टर फैमिली के हाथों दे दिया है। और हम देखते हैं कि ये सारी न्यूज सीएन बैठकर पढ़ रहा होता है और वो एरिक से बोलता है कि अब चलो भी, आखिर मुझे ये सब तुम्हारे लिए क्यों पढ़ना पड़ रहा है। वो उससे बोलता है क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ और मुझे ये बहुत ही दर्द कर रहा है क्योंकि मुझे बैरक्स ने हिट किया था। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए होते हैं और उससे मिलने के लिए उन सभी गार्ड से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। सीएन एरिक से बोलता है तुम एक बहुत ही बकवास कॉर्नर आर्टिस्ट हो जो कि अभी बीमार होने का कोशिश कर रहा है और एक हीरो बनने का प्रिटेंड कर रहा है। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा है कि मेरे फैमिली के गार्ड्स बाहर कितना सफर कर रहे हैं। वो बोलता है कि रिपोर्टर सच में इस कमीने के सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं। और वो उससे बोलता है कि हालांकि तुमने अपने ट्रिक्स के अलावा और कुछ यूज नहीं किया और तुम्हारे साथ एक हीरोइक कहानी भी जुड़ चुकी है, आखिर तुम ये सब सीखते कहाँ से हो। एरिक सीएन से बोलता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं पिछले कुछ महीनों से एटलांटिस में क्या कर रहा था। मैं वहाँ पर ब्लू लायन की लेडी एलिजाबेल से मिला था। और वो अपने मन में कुछ सोचता है और वो उससे बोलता है कि लेकिन तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। सीएन उससे बोलता है कि और इसके अलावा कहीं तुम कोई और टावर क्रिएट करने की कोशिश तो नहीं करोगे, है ना। वो बोलता है कि अभी तक तुमने मेरा जवाब नहीं दिया कि आखिर तुम करोगे या नहीं। एरिक बोलता है कि आखिर कौन जाने की बात। तभी सीएन एरिक से बोलता है कि मेरे फादर तुम्हारे साथ एक डिनर करना चाहते हैं। हमें सीएन के फादर गाय नेरेस्टर के बारे में बताया जाता है जो कि एक 9th सर्कल के ग्रेट सेज हैं और वो पूरे एरा के सबसे ग्रेटेस्ट मेजेस में से एक है। एरिक बोलता है कि हालांकि वो एक ऐसे इंसान है जिससे मेरे ग्रैंडफादर भी अपना डिसाइपल बनाना चाहते थे और वो सभी जीनियस में से जीनियस है। तभी हम एरिक को देखते हैं जो कि कहीं पर आया होता है और वो अपने सामने कुछ देखकर पूरी तरह चौंक जाता है और वो सीएन से बोलता है कि तुम सच में एक बहुत बड़े कमीने हो। सीएन बोलता है कि क्या। हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत बड़ा एक किले जैसा शहर टाइप का दिखाई देता है जो कि कोई शहर नहीं, पूरा एक किला ही होता है, जिसे देखकर मेफिस्टो भी पूरी तरह चौंक गया होता है। और मैं ये सोचता हूँ कि काहे का कोई डीमन किंग है, ये हर बात पे चौंक जाता है, घबरा जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम सच में एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हो। और वो बोलता है कि क्या ये घर है या फिर कोई रेसिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट है। हमें बताया जाता है कि ये नरेस्टर का मेन हाउस हील ऑफ फॉग है। एरिक अपने मन में बोलता है तो ये है नरेस्टर फैमिली का सबसे पावरफुल मैजिक टावर और ये एक ऐसी जगह है जिसे मैं एक दिन सच में सरपास करना चाहूंगा। और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और आप लोग को मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और मैंने देखा कि मानवन लॉर्ड ने भी इस मांगा को मेरे बाद एक्सप्लेन किया है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ये बता दे कि इस मानवा को पहले एक्सप्लेन
एक्सप्लेन कर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे।